वो कहाँ गया नमन? हाँ? अबे नहीं, वो तो आया था ना, अभी तो घुसा ही था वो। बात करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पिछला लेक्चर में हम लोग कर रहे थे चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो। आप लोग में से अगर कोई इंटर पे अगर एब्सेंट होता है तो प्लीज पहले से इन्फॉर्म कर देने से बेटर है। आज जैसे कई लोग का पूजा है तो पहले से इन्फॉर्म कर देने से बेटर है, वरना जनरली हमारा ये टेंडेंसी होता है कि वी वेट। आप लोग को तो पता ही है कि एक बार मैं बोल देता हूँ यार तुम लोग फोन कर लो, कोई रास्ते में है कुछ है, तो 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, तो फिर वो वेट नहीं करेंगे ना। मतलब मैं इधर वेट करता रहता हूँ और पता चला आप आया नहीं, तो इट इज स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप में से कोई नहीं आता है तो बिफोर हैंड एक बार इन्फॉर्म कर दो कि आज हम नहीं आएंगे, सो दैट हम मेरे को पता है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कल हम डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये चैप्टर कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको कल क्या क्या बातें बताई थी। पहले आपको ये बात बताई थी कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। डिविडेंड डिक्लेयर होता है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है, ये जो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। पर सॉरी, ज्यादा नहीं हो सकता, एट मैक्स उतना ही हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि रेट डिक्लेयर्ड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर विल बी लेस देन इक्वल टू रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। अब ये रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ क्या लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये रेगुलेशन 80 और टेबल एफ के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि डिविडेंड का सोर्स क्या होता है। तो प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स और ईयर्स, और बोथ। यहाँ पर है ना, आप खाली एक चीज और ऐड कर दो, और बोथ। तो ये भी एक सोर्स होता है डिविडेंड का, ठीक है ना। वो तो आपका एंट्री के हिसाब से कि फ्री रिजर्व्स में बैलेंस है तो आप देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉफिट से ही आप बेसिकली देते हो। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। ये मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि सर क्यों ये किया जाता है। इसका मैंने लॉजिक आपको बताया ना कि सब एक प्रोजेक्ट सेटअप हुआ था जिसके लिए मैंने बोला भाई पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट की पैसे नहीं है मेरे पास, आप एक काम करो, अपने लोग से जो लोग हैं पब्लिक से, उनसे थोड़ा पैसा ले लो, और आपके पास तो खैर प्रॉफिट अभी आएगा नहीं तो आप डिविडेंड दे नहीं पाओगे, पर मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आई विल गिव यू मनी सो दैट यू कैन फर्दर लेंड इट एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो आप उसको यूज कर लेना। तो ये पॉइंट अमेंडमेंट करके डाला गया कि मनी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय इट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि सेट ऑफ करना जरूरी होता है पिछले लॉसेस को और डेप्रिसिएशन को। इसका भी लॉजिक मैंने आपको दिया था कि पिछले साल आपने लॉस किया और करंट ईयर आपका प्रॉफिट है, तो बैंक से मैंने आपको बताया था ना कि पिछले साल बैंक, तो बैंक का बैलेंस तो आपने कहीं से मांग मूंग के लाया होगा ना। तो पिछले साल 100 करोड़ का लॉस है माइनस में, इस साल 20 करोड़ प्लस में है, तो आपका तो इन रियलिटी तो बैंक में तो पैसा है ही नहीं, -80 करोड़ चल रहा है आपका। तो पहले तो उसको रिकवर करेगा, उसके बाद ना डिविडेंड दे सकेगा। और मैंने डेप्रिसिएशन का भी लॉजिक दिया था कि कंपनीज डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते कंपनीज एक्ट के अंदर, क्योंकि उनको प्रॉफिट बढ़ाना होता है, ठीक है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में मिनिमम डिप्रिसिएशन, और इनकम टैक्स में तो पूरा पूरा डिप्रिसिएशन लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो इनकम टैक्स में मैक्सिमम डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट है। ये सब कराने के बाद मैंने आपको बताया कि डिविडेंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से ही डिक्लेयर किया जा सकता है। उससे पहले मैंने शेड्यूल 2 की बातें आपको बताई थी कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा एज पर शेड्यूल 2, ठीक है। वो उसमें मैंने आपको एक जस्ट दिखाया था कि शेड्यूल 2 के अंदर अलग अलग एसेट का यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। और जो है डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? जो रिजर्व्स आप पीएल को डेबिट करके बनाते हो वो फ्री रिजर्व्स होता है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, पीएल से आया हुआ प्रॉफिट से तो डिविडेंड देगा ना। अरे पीएल से आया हुआ प्रॉफिट से तो डिविडेंड देगा, यही तो मेरा लॉ बोलता है, यही तो मेरा लॉजिक बोलता है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फ्री रिजर्व होता है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फ्री रिजर्व होता है? क्या वो पीएल को डेबिट करके बनता है? नहीं। वो जब शेयर्स आप या कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करता है तो पैसा ज्यादा आता है, इसलिए हम उस रिजर्व को डेबिट करते हैं फेस वैल्यू से। तो वो कभी भी पीएल से डेबिट करके नहीं होता। तो क्या उससे हम डिविडेंड दे सकते हैं? क्या द आंसर इज नहीं दे सकते। ओके। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व में ना होता है? फ्री रिजर्व नहीं होता, क्योंकि वो भी एसेट को डेबिट करके बनता है, ठीक है ना।
उसके बाद मैंने आपको फ्री रिजर्व्स की एक डेफिनेशन कराई थी, जो मेरे को अभी लिखवाना है, मैंने लिखवाई नहीं। फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व्स जिनसे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसमें मैंने कहा था कि कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती है। पहला होता है अनरियलाइज्ड गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन्स का मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, जो गेन रियलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब जिस जो गेन में से पैसा एक्चुअल में जेब में नहीं आया। मैंने कल आपको एक एग्जांपल क्या दिया था इसका बच्चों, मैंने कल आपको इसका एग्जांपल दिया था, ये जाते जाते आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने ना फॉरेन में कोई सेल किया है और फॉरेन में सेल करने से मुझे कोई पैसे मिलने हैं, ठीक है ना, तो मैं अब मैंने किसको सेल किया था, मीत है, मीत को सेल किया था, मीत से मेरे को मिलने थे $10,000। अब मीत ने कहा कि साहब मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पे करूंगा, यानी 30 अप्रैल को पे करूंगा। तो मेरा लॉ बोलते हैं कि जिस दिन सेल हुआ उस दिन आप, उस दिन का जो रेट रिलीज किया गया है उस दिन आप सेल को रिकॉर्ड कर दो। तो $10,000 का सेल था, $1.80 का रेट रिलीज किया, तो मैं 80 लाख पे, या सॉरी 8 लाख पे सेल को रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर मेरा लॉ बोलते हैं कि 31 मार्च को अगर वो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कुछ आउटस्टैंडिंग है ना मीत का, मीत का जो डेटर्स बैलेंस है, रिसीवेबल बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो उसको रीवैल्यू करना पड़ता है उस डेट के हिसाब से। तो उस दिन मान लो 31 मार्च को $1.85 का पहुंच गया, तो मैंने तो 8 लाख का दिखाया था, लेकिन अब मेरा कितना हो जाएगा, 8,50,000। तो मैं मीत को बढ़ा दूंगा, मीट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और मैं पीएल को 50,000 से क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, क्या ये 50,000 रियलाइज हो गया, क्या क्या जेब में पैसा आ गया क्या इस 50,000 का? क्या मैं इस 50,000 से एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, बिकॉज ये अनरियलाइज्ड गेन है। जेब में पैसा थोड़ी है, जेब में तो पैसा बाद में आएगा, 13-14 दिन बाद आएगा, तो तब मैं सोचूंगा, तब वो रियलाइज्ड गेन बनेगा, तब उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पर अनरियलाइज्ड गेन्स में कभी भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई यहाँ तक लॉजिक? उसके बाद मैं आपके साथ ये सब जब हुआ, मैंने आपको कहा इसके अलावा आता है एक नोशनल गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है नोशनल गेन। नोशनल गेन बेटा मतलब क्या होता है, नोशनल गेन मतलब ये हवा में होता है, ये कोई गेन होता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक एम्प्लॉय जब भी काम करता है मेरे यहाँ पे, तो लॉ एक है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ऐसा बोल के कानून बना हुआ है। अब ये कानून बोलते हैं कि क्योंकि वो एम्प्लॉय ने भरी जवानी तुम्हारी कंपनी को दे दिया, 20 साल 30 साल तुम्हारे यहाँ काम किया, तो वो जब बुढ़ापे में जा रहे तो तुम उसके बुढ़ापे का सहारा बनो कंपनी। इसके लिए तुम उसको जाते वक्त एक ग्रेच्युटी का एक मोटा पेमेंट करो। अब सर ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होता है, ये उस एक्ट में दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। आप लोग में से जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो वो सैलरी चैप्टर में भी पढ़ेगा कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया मैक्सिमम ग्रेच्युटी में टैक्स एग्जेम्पशन इतना ही देंगे, ठीक है, सैलरी हेड के अंदर। वो अलग होता है, और ग्रेच्युटी एक्ट का कैलकुलेशन अलग होता है। वो बेसिकली क्या होता है, पिछले साल आपने जितना काम किया उसके तनख्वाह के बेसिस पे एक परसेंटेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने मेरे यहाँ पे 30 साल काम किया, तो हर महीने का आपका तनख्वाह के बेसिस पे एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इतना आपको देगा। तो अब हर साल दिक्कत क्या होता है, इसका अनुमान लगाना पड़ता है। अरे आज मेरे कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना सब लोग मेरे साथ 20-20 30-30 साल तक काम करेगा, कोई जरूरी है क्या? हो सकता है एक एम्प्लॉय अगला साल ही छोड़ कर चला जाए, हो सकता है उसमें कुछ एम्प्लॉय 2 साल बाद छोड़ करके चला जाए। पर हमको दिक्कत क्या है, प्रोविजनिंग तो कुछ ना कुछ आज करना ही है ग्रेच्युटी का। अब मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? भाई दिक्कत क्या है, मेरे को 40 साल बाद कोई खर्चा का आज एक्सपेंस करना है, और ये 40 साल में जितना अनसर्टेनिटी है उसको भी तो अकाउंट फॉर करना है। तो वो कौन करता है? वो हम लोग का भी बस का बात नहीं होता, तुम लोग भी नहीं कर सकते। वो लोग कौन करता है? वो स्पेशल एक्चुअरी होता है, बताया था ना। वो एक्चुअली अपना रिपोर्ट बना के देता है, जिसमें वो हाई कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज करता है, मीन डेविएशन एट्रिशन रेट इस तरह का वो यूज करता है, कुछ 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 यूज करके वो लोग एक फॉर्मूला से निकाल के देता है, ठीक है, कि अनुमानित तौर पे इतने एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर, आपका जो करंट पास डेटा है उसके बेसिस को उसको एनालाइज करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज 20 साल तक काम करेंगे और उनका कितना ग्रेच्युटी बनेगा। उसके हिसाब से 1/20 के हिसाब से आज का एक्सपेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है आपको बात? तो वो फिर रिपोर्ट में लिख के देता है, उस हिसाब से हम पीएल में उसको डेबिट करते हैं। अब दिक्कत क्या होता है, ये सब हवा में होता है ना। अब तुम कितना ही स्टेटिस्टिकल मेजर लगा लो, पर है तो अनुमान ही ना, अंदाजा ही है। कोई एक्चुअल सैलरी में जो डेबिट कर रहा हूँ पीएल में एग्जैक्ट फिगर है कि इतना मेरे को तनख्वाह इस ईयर एम्प्लॉइज को देना ही देना है, या दिया ही दिया है मैंने। पर ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी तो हवा में बातें हो रही है। कई बार क्या होता है, कुछ साल आपने प्रोविजन बना लिया, उसके बाद एक्चुअली को रियलाइज होता है नहीं नहीं हमारा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया, हमने पिछले सालों में ज्यादा बुक कर दिया, इस बार हम उसको रिवर्स करेंगे। तो जब रिवर्स करते हैं तो वहां पर एक बेकार का गेन आ जाता है, एक्चुरियल गेन बोलते हैं उसको। एक AS 15 बना हुआ है जिसके अंदर ये बातें हैं, तो कहते हैं एक्चुरियल गेन बोल के आप इसको शो कर दो पीएल के अंदर। समझ में आ रहा है?
तो ये एक्चुअल गेन क्या रियल में कोई गेन होता है कि नोशनल में गेन होता है? नोशनल गेन होता है। पिछले पहले हमने ज्यादा खर्चे बुक कर दिए तो इस बार रिवर्स कर रहे हैं तो एक गेन आ रहा है। तो इन रियलिटी कोई गेन है क्या? ये हवा में बातें हो रही है, सब हवा में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नोशनल गेन। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो बनता है उसको भी हम फ्री रिजर्व कंसीडर नहीं करते। पहला दो में तो क्या डिफरेंस आता है? पहला होता है अनरियलाइज्ड गेन और दूसरा था नोशनल गेन। दोनों के अंदर ही जेब में पैसा कुछ नहीं आता। अनरियलाइज्ड गेन तो नाम से पता चलता है रियलाइज नहीं हुआ पैसा। समझ में आया? मैं समझ में आया। उससे मैं जो है डिविडेंड कैसे दूंगा? सीधी सी बात है ना। आप लोग कई बार स्टॉक मार्केट में अगर कहीं ने पैसा लगाया होगा तो उसमें आप लोग देखा होगा शेयर्स आपका जो ब्रोकर रिपोर्ट बनाता है। जैसे मैंने रिलायंस मान लो 2,000 रुपए में खरीदा, आज 3,000 रुपये हो गया। तो ब्रोकर क्या बताता है मालूम है आपको? अनरियलाइज्ड गेन 1,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने तो बेचा तो है नहीं ना। आज मैं अगर बेच दूंगा तो ब्रोकर उसको बोल देगा रियलाइज्ड गेन 1,000 रुपये का हो गया। मेरा बात समझ आ रही है क्या बोलो? तो अनरियलाइज्ड गेन में कभी भी पैसा आता है क्या जेब में? हम बोलेंगे सही, पैसा तो आता नहीं है जेब के अंदर। तो जब अनरियलाइज्ड गेन में पैसा ही जेब के अंदर नहीं आता तो उससे मैं डिविडेंड कैसे दूंगा? समझ में आया? नोशनल गेन में पैसा ही नहीं आता जेब के अंदर तो मैं डिविडेंड कैसे दूंगा? रिवैल्यूएशन में पैसा ही नहीं आता जब जेब के अंदर तो मैं उससे डिविडेंड कैसे दूंगा? समझ में आया? इसीलिए अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट वाले गेन को आप उससे डिविडेंड नहीं दे सकते, ऐसा लॉ ने लिखा। समझ में आ गया? यही बातें मैं आपको अब यहां से शुरू करूंगा और यहीं पे यही बातें लिखी हुई है इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। यहां पर आप देखो सेम बातें लिखी हुई है कि जब भी आप प्रॉफिट्स का अनुमान लगाएंगे, कोई भी अमाउंट जो अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन या रिवैल्यूएशन, सर आपको तो लैंग्वेज फ्री रिजर्व का डेफिनेशन में भी मिला था ना। फ्री रिजर्व का डेफिनेशन में भी तो यही था ना कि इनको फ्री रिजर्व मत गिनना। डिविडेंड वाले में भी सेम बात रिपीट कर दिया, मतलब ये बात रिपीट कर दिया 2 जगह। समझ में आया मेरा बात? तो ये रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। बोला कि आप अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी और मेजरमेंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू शैल बी एक्सक्लूडेड। ये जो लैंग्वेज लिखा है ना, ये एनी चेंज से लेके एक्सक्लूडेड तक, ये इंड एस की लैंग्वेज है, इंड एस का लैंग्वेज है। ठीक है? तो इंड एस क्या होता है? आप लोग अकाउंट्स में वैसे पढ़ेगा, मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया कि अभी नया तरह का मुनीमगिरी हो रहा है पूरा दुनिया में। वो नया तरह का मुनीमगिरी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। उसको इंडिया जब अडॉप्ट किया उसका नामकरण चेंज कर दिया, उसको इंड एस बोल दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पुराना जो चल रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो तुम लोग अभी इंटर में लेवल पे पढ़ेगा, और फाइनल में जब जाएगा तो तुम लोग सिर्फ इंड एस ही पढ़ेगा। समझ में आया? इंस्टीट्यूट यही तो कर रहा है ना। इंस्टीट्यूट क्या बोला? अभी तो दोनों चल रहे हैं, छोटा छोटा कंपनी को एएस लग रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी को इंड एस लग रहा है। तो तुमको तो दोनों सिखाना पड़ेगा ना सी इंस्टीट्यूट को। तो इंटर पे अब सारा एएस डाल दिया और फाइनल पे इंड एस सारा डाल दिया। जब हम लोग पढ़ा था ना तो हम लोग को इंटर में थोड़ा मोड़ा एएस मिलता था और बाकी एएस फाइनल में मिलता था। ठीक है? और जब हम लोग आया था तब तक इंड एस आ गया था, जब हम एग्जाम दे रहा था। तो हम लोग को भी इंस्टीट्यूट क्या बोला था? आपको इंड एस का भी सारा नॉलेज होना पड़ेगा। तो हम लोग तो एएस भी पढ़ा, इंड एस भी पढ़ा। फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट बोला नहीं, इसको सेग्रीगेट करेगा, एएस को इंटर में पढ़ा दो, इंड एस को फाइनल में पढ़ा दो। समझ में है? तो दो तरह का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो कुछ बड़ी कंपनीज को लगता है जिसको इंड एस बोलते हैं और कुछ छोटी कंपनीज को लगता है जिसको एएस बोलते हैं। ठीक है? तो इंड एस का लैंग्वेज ऐसा है कि अगर आप रिवैल्यूएशन करेगा कोई भी एसेट और लायबिलिटी का, उसके वजह से आपको कोई गेन आएगा तो उससे भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये तो इससे मिलता जुलता ही बात है ना, ये तो इससे मिलता जुलता ही बात है। बाकी हम लिखाने में इसका सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखा देगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने आपको पिछले क्लास का ही रिवीजन कराया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? ये पिछले क्लास का ही रिवीजन अभी तक चल रहा था। हो गया? ओके। अब हम आगे बढ़े, आगे आज नया फ्रेश डिस्कशन शुरू करें। बोलो ना हाँ कि ना? ओके। बेटा मैं आज तुम्हारे साथ कुछ पिक्चर की बातें करूंगा। हाँ भैया मजा आता है, ये सब बात में तो मजा आता है। एक मूवी आई थी सलमान खान की, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। सलमान खान और अक्षय कुमार भी थे उसमें। किसी को याद आने के मूवी का नाम? उसमें सलमान खान अक्षय कुमार के साथ रूम शेयर करके रहता था और सलमान खान ने अपने रूम के अंदर कई सारे गुल्लक बनाए हुए थे। टेटे टेटे, ये देखो कई सारा गुल्लक बनाया होता। गुल्लक समझते हैं ना आप लोग? अरे वो पिगी बैंक होता था ना बचपन में जो रखता था, वो उस टाइप का गुल्लक कई सारा बनाया था सलमान खान। याद आ रहा है? किसी को मूवी का नाम याद है क्या?
क्या है? मुझसे शादी, वेरी वेरी गुड, बॉलीवुड जीनियस भी हमारे साथ है, वेरी, मुझसे शादी करोगी मूवी का नाम, अब मेरे को भी ध्यान आ गया, राइट। तो उसमें उन्होंने अलग अलग गुल्लक बनाए थे, याद आ रहा है आपको? उसमें एक था माँ की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, ओ सॉरी, ओ हो, उल्टा बोले, ओ हो, एक कंसेप्चुअल, ओ गॉड, कंसेप्चुअल एरर कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बहन की शादी था, सॉरी सॉरी, बहन की शादी था, माँ का ऑपरेशन था, ठीक है ना, माँ का ऑपरेशन था, ऐसे करके गुल्लक बनाए थे। तो उनको जो तनख्वाह मिलती थी, तो उसमें से कुछ तो कुछ तनख्वाह इस गुल्लक में डाल देते थे। अरे यार अब कुछ होगा ना कह रहे इमरजेंसी फंड बना दी, क्या तीसरा भी बताओ तो इमरजेंसी बना दिया, अब इतना याद तो नहीं रहा। अब पहले जो सैलरी मिला, उसमें एक गुल्लक में कुछ पैसा डाल देता था, दूसरा गुल्लक में कुछ पैसा डाल देता था, और तीसरा गुल्लक में कुछ पैसा डाल देता था। समझ में आया? ऐसे ही कई क्या होता है हमको कंपनीज के अंदर भी जब आपका प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट आता है, तो लॉ मेकर क्या करता है, उस प्रॉफिट में से ना कई सारा गुल्लक बनवा देता है। कुछ तो आप लोग नाम सुना होगा बचपन में, सिंकिंग फंड रिजर्व, ऐसा सुना था नाम। फिर एक गुल्लक अभी आप लोग पढ़ेगा इंटर के अंदर ही, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब गुल्लक होता है अलग अलग, डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व। लॉ मेकर क्या बोलता है मालूम है? प्रॉफिट का एक हिस्सा तुम ना ब्लॉक करके रख दो, गुल्लक में डाल दिया मतलब ब्लॉक करके रख दिया ना, और वो गुल्लक का पैसा का पर्पस जिसके लिए वो यूज होगा वो हम लोग बता देगा, कि भाई वो बहन की शादी के लिए यूज होना है, कि माँ के ऑपरेशन के लिए यूज होना है। समझ में? अरे वो तो नहीं बोलेगा। अब जैसे लॉ मेकर क्या बोला, एक आपको बनाना होगा गुल्लक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, और प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल के रखना ही होगा। समझ में आया? और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर वालों को रिपेमेंट करने के लिए किया जाएगा। समझ में आया? तो गुल्लक एक बनवा दिया। अब मेरा एक बात बताओ, अगर मैंने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये गुल्लक में डाला, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या मैं इसको डिविडेंड के लिए यूज कर सकूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये फ्री है ही नहीं ना। फ्री मतलब इसका तो लॉ ने पर्पस ही स्पेसिफाई कर दिया। अब आप बोले भैया तो पीएल से डेबिट करके बना है, पर आप लॉजिक तो लगाओ, लॉ ने इसको गुल्लक का यूज ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। लॉ बोला ये गुल्लक का इस्तेमाल आप सिर्फ इस पर्पस के लिए करेगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऑल्दो ये पीएल से डेबिट करके बनाया है, पर क्या ये आप लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकेगा क्या? कॉन्सेप्ट समझो, क्या इसको आप डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकेगा क्या? समझ में आया मेरा बात? हाँ। तो बेटा क्या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व कहलाएगा क्या कभी भी? नहीं। समझ में आया? तो इस तरह का जो भी रिजर्व आपको लॉ बनवाता है कि बेटा इतना रुपया प्रॉफिट में से डाल दो अलग से, और इसका एक रिजर्व बना लो, और इसका यूज भी हम लोग बताएगा, इसको इस चीज के लिए ही यूज करना, क्या वो फ्री रिजर्व होगा क्या कभी भी? क्या वो फ्री रिजर्व होगा कभी भी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो कल वाले क्लास में मैंने आपको एक क्राइटेरिया क्या बताया फ्री रिजर्व देखने का, पीएल से डेबिट करके जो रिजर्व बने उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। पर मैंने आपको आज एक और तरीका इस कंडीशन इसमें ऐड कर दी कि पीएल से डेबिट वाला क्राइटेरिया मत देखना, ये भी देखना कि कहीं लॉ ने उस रिजर्व का यूज स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं। अब भाई मैंने गुल्लक में बहन की शादी के लिए पैसा डाल दिया, क्या अब मैं उसको मटर गश्ती के दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए यूज कर सकूंगा क्या? बताओ ना। नहीं कर सकूंगा ना। बात समझ में आया ना? तो यही पॉइंट है, समझ में आया? यही पॉइंट है, लॉ भी यही बोलते हैं कि अगर मैंने आपको यूज बता दिया रिजर्व का, तो फिर आपका तो डिविडेंड के लिए रहा ही नहीं ना। तो अब आपको दो चीजें चेक करना है, पहला क्या वो पीएल से डेबिट करके बना है, और दूसरा क्या कहीं लॉ ने उस रिजर्व का कोई पर्पस तो स्पेसिफाई नहीं कर दिया। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं। मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है, एक मूवी आई थी सलमान खान की जिसमें उन्होंने क्या किया था, वो गुल्लक बनाते, जो सैलरी का पैसा आता था वो कई अलग अलग गुल्लक में डाल देता था, कि बहन की शादी के लिए ये है, माँ का ऑपरेशन के लिए ये फलाना फलाना पैसा जाएगा, और फिर उस गुल्लक में से ऑब्वियस है। तो कई बार लॉ मेकर आपको प्रॉफिट में से ना कुछ हिस्सा अलग अलग रिजर्व में डालने बोल देता है। मैंने एग्जांपल दिया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, और लॉ क्या बोलते हैं कि ये रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर वालों को रीपेमेंट करने के लिए किया जाएगा। समझ में आया? तो लॉ का ये डीआरआर में जब आपने पैसा डाल दिया, क्या ये डीआरआर फ्री रिजर्व कहलाएगा क्या?
नहीं, क्योंकि इससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर, ये तो सिर्फ तो आपको दो कंडीशन देखना है फ्री रिजर्व का। पहला कंडीशन क्या है, पीएल को डेबिट करके बने, और दूसरा उस रिजर्व का यूज लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया या लॉ ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो ही वो फ्री रिजर्व कहलाएगा। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ, पक्का। अब देखो ये सब गड़बड़ मत करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में बैलेंस शीट आता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट बना के देता है, और कहीं जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ये लिमिट होगा 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। समझ में आया? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब आपको बैलेंस शीट बना हुआ है, तो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल दे दिया, प्रेफरेंस कैपिटल दे दिया, फिर आपको रिजर्व का 10 तरह का नाम दे देगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, ये रिजर्व। तो उसमें से फ्री को छांटना, ये कला आना पड़ेगा ना। अरे इतना टाइम फोकट का लगा रहे, क्या बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, बोला तो सही एग्जाम के अंदर आजकल, तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन में यही सब तो करता है, जहां पर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कैलकुलेट करने दे देगा आपको, और फ्री रिजर्व का कैलकुलेशन में 15 टाइप का रिजर्व मेंशन कर देगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई का क्राइटेरिया समझ में आया? पहला वो रिजर्व पीएल को डेबिट करके बनना चाहिए, दूसरा वो रिजर्व का लॉ रिस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहिए। क्लियर हो गया मेरा बात? पक्का? ओके। अब पहले के जमाने में ना, पहले के जमाने में लॉ मेकर, जब 1956 एक्ट होता था, ठीक है, उस टाइम पे लॉ मेकर क्या बोलता था मालूम है? लॉ मेकर बोलता था आप अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक जनरल रिजर्व फंड में डाल दो। समझ में आया? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, को रिजर्व तो बनेगा ही, उसमें एक जनरल रिजर्व फंड के अंदर और डाल दो। समझ में आया मेरा? और आप वो जनरल रिजर्व फंड का पैसा, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, तो आपको मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्चुअली, पहले लॉ का बात समझाने से पहले आपको घर की घरेलू बात से समझाता हूँ, ठीक है? घर वाले आपको, कितने लोग हैं जिनको घर वाले अभी पॉकेट मनी देते हैं? कोई है क्या पॉकेट मनी? हाँ, वेरी गुड। कितना देता है बेटा? अरे वो नहीं पता था, चलता, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ 5,000, ऐसे नॉमिनल अमाउंट, 5,000 रुपए घर वाले पॉकेट मनी इनको देते हैं। अब घर वालों ने इनको गुल्लक भी ला करके दिया, ठीक है ना? अब गुल्लक में घर वालों ने कहा कि बेटा 5,000 रुपए जब आएगा तो 1,000 रुपए सबसे पहले इस गुल्लक में चल जाना चाहिए। समझ में आया? और बोला कि अगर इस गुल्लक से पैसा निकालना है तो कुछ बातों का तुमको पालन करना पड़ेगा। पहला, 1 हफ्ता 10 दिन 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा डेली, 10 आवर स्टडी डेली करना पड़ेगा। नंबर 2, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसमें कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी होगी। वैलेंटाइन वीक के अंदर तुम्हें कम से कम 2 मंदिर का जाना होगा, 2 मंदिर में जाकर के पूजा करनी होगी, ठीक है ना? तीसरा कंडीशन, पैसे उठाने के लिए 1 हफ्ता मोबाइल बैन के रहनी चाहिए, पैसा रिजर्व में रहने तो पैसा गुल्लक में रहने तो चाहिए नहीं वो पैसा। चौथा, सोशल मीडिया बंद 1 वीक के लिए। अगर तुम ये 4 कंडीशन कंप्लाई करोगे, वैलेंटाइन वीक तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, 4 कंडीशन अपना कंडीशन कंप्लाई करोगे, तो ही इस गुल्लक में से जो तुमने गुल्लक, तुमको 1,000 रुपए तुम जो डालोगे ना, वो तुम पैसा निकाल सकते हो। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? घर वालों ने क्या बोला? घर वालों ने बोला कि बेटा हम तुम्हें 5,000 रुपए देंगे, हमारा लॉ, हम तुमको ये नियम बना रहे हैं कि तुम्हें इस 5,000 में हर महीने हर 1,000, 5,000 तो तुमको पर मंथ देंगे, इसमें 1,000 पर मंथ तुमको इस गुल्लक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और इस गुल्लक से तुमको 1 भी रुपया उठाना है तो तुमको ये 4 कंडीशन का पालन करना होगा। समझ में आया? तो अब देवी ने हाँ कर दिया, ठीक है, तो बेचारा वो 5,000 में से 1,000 भारी मन से डालते कि गया, गई भैंस पानी में, ठीक है ना? अगला महीना आया, फिर 1,000 बड़ा दुख से उस गुल्लक में चला। एक दिन घर वालों ने आकर के कहा बेटा ये 1,000 रुपए हर मंथ डालने की कंडीशन ये हम वेव कर देते हैं, ये तुम्हें अब डालने की कोई आवश्यकता नहीं है इस गुल्लक के अंदर, लेकिन ये वाला कंडीशन अभी भी इंटैक्ट है कि पैसा उठाओगे तो ये 4 कंडीशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये कंडीशन अभी भी है। लेकिन 1,000 रुपए जो हमने तुमको कहा था ना मंथली, ये तुम्हारे को हम रिलैक्स कर देंगे, अभी तुमको अपना मन डालो, जितना मन डालो, जितना मन मत डालो। बताओ दिव्य, अब उसके बाद हर महीना तुम कितना रुपए गुल्लक में डालना पसंद करोगे? कह रहे 100 रुपए, तो बड़प्पन वाली बात है, 100 रुपए। बाकी 100% रिकॉर्ड रहे, बच्चों से जब पूछते हैं सर 1 रुपया ना डाले हम उसके अंदर,
सब अपने पास रख के रखेंगे, काहे को ये लफड़ा मोल लेना, उस गुल्लक में डालो फिर जबरदस्ती काम है, दूसरा कुछ काम करेंगे ना, क्या है ना उस गुल्लक में डाल के खतरा मोल लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरा बात, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरा बात, अरे बोलना, तुम लोग को लॉजिकल लग रहा है जो हम बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अरे तुम ऑनलाइन पे जो कर रहे हो वो लोग भी थोड़ा हूँ हाँ करते रहा करो तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है, हूँ हाँ थम्स अप ऐसा करते रहा करो तो अच्छा लगेगा बीच बीच के अंदर, कि हाँ हमको समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है आप लोग को। हाँ वेरी गुड, थम्स अप देते रहो बीच बीच में। अरे हर्ष, रियलमी बेटा, वान्या, हर्ष और वान्या बेटा आप लोग भी पता है, ऐसे नहीं कहे यार। हाँ भैया। चलो, हाँ भैया। बीच में हूँ हाँ करते रहने से हमको बहुत अच्छा लगता है, वह हमको ऐसा लगता है कि सब सुन रहे हैं मेरी बातें, ठीक है ना। ओके, तो मेरी बात के साथ आप अग्री कर लो, पता है कंपनीज में भी यही हुआ था, मतलब कंपनी में पहले के जमाने में 1956 में बोलता था प्रॉफिट का एक हिस्सा एक रिजर्व में डालो, जनरल रिजर्व बोल के डालो, ठीक है ना, 10% अपने प्रॉफिट का तुमको डालना पड़ेगा, ठीक है, और अगर पैसा उठाएगा ना तो बहुत सारा कंडीशन का कंप्लाई करना पड़ेगा, बहुत कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, समझ में आया? बाद में धीरे से क्या किया, बोला है ये कंडीशन ये परसेंटेज डालना जरूरी ही नहीं, तो कंपनी का भी एकदम खुशी हो गया, बोला अब डालना ही जरूरी नहीं है तो भाड़ में दे, हम डालेंगे नहीं, हम डालेंगे नहीं, क्योंकि डालो और फिर उठाने के लिए हमको नौटंकी झेलना पड़े, क्यों करें हम ऐसा काम। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तो अभी तो क्यों समझाया, ये क्यों समझाया मैं आपको, इतना बात क्यों समझाया, क्योंकि बेटा ये आपका रूल, एक रूल है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देयर इज वन रूल, ये रूल है, ये एक ही रूल है इसके अंदर, कि अगर हमारे बनाए हुए रिजर्व से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रूल 3 कहता है अगर हमारे बनाए हुए रिजर्व से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो ये 4 बातों का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये 4 बातों का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये 4 कंडीशंस का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, समझ में आया मेरा बात। अब दिक्कत क्या हुआ, ये पहले जब था तब पहले क्या होता था, लॉ बोलता था इतना परसेंटेज आपको मिनिमम रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी होगा, यानी इतना पैसा गुल्लक में डालना मैंडेटरी होगा, धीरे से ये क्राइटेरिया को डिलीट कर दिया, लेकिन ये रूल 3 में कोई चेंज नहीं किया, समझ में आया? इसका मतलब अगर कोई कंपनी गलती से भूला भटका रिजर्व में पैसा डाल दे, उठाने के लिए 4 कंडीशन का अभी भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? अब ये 4 के ऊपर बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन बन सकता है, और मैं आपको आज नहीं 2020 से ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, पर ये आया पहली बार कब मालूम है, नवंबर 2022 वाले अटेम्प्ट के अंदर, और जो मैं सवाल करा था उससे काफी इजी सवाल आया, ठीक है, तो बच्चों का चांदी था। अब दिक्कत क्या होता है ना, कई बच्चों जो मैं करवाता हूँ जो कॉपी में नोट्स लिखवाता हूँ वो सोचता है भैया एग्जामिनर स्कैनर में तो कभी आया ही नहीं ये सब चीज, आप कहाँ इतना कराता है, कहाँ हर चीज में आप ना बैलेंस शीट का वो करा के कराता है, वो इसलिए कराता है बेटा जो आज तक नहीं आया वो कभी ना कभी तो आ सकता है ना, समझ में आया? इसलिए बैलेंस शीट का ट्रेंड है आजकल, हर पेपर में इंस्टीट्यूट बैलेंस शीट देता है, मतलब लॉ के पेपर में बैलेंस शीट देता है, और उससे इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, इसलिए हम हर जगह इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कराने के लिए बैलेंस शीट कराते हैं, समझ में आया? इसीलिए कहीं भी मैं आपको कुछ भी करा रहा हूँ नोट्स में, आप यकीन मानो मेरे को कोई मजा नहीं आता आपको फालतू का पढ़ा के, या कोई मजा नहीं आता कि इंस्टीट्यूट आपको बोल रहे कि बेटा 10 किलो आपको वजन कैरी करके जाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं नहीं 50 किलो मैं अपने तरफ से धर के भेज दूंगा आपको, कोई मजा नहीं आता, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे थोड़ा ज्यादा बताता हूँ, इसी कारण से क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका, तो उसमें आपको ग्रिप होना चाहिए, इसीलिए मैं जानता हूं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा मैं जितना रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होगा, इसलिए सब कुछ करके जाना, जो मैं नोट्स में लिखाऊं क्वेश्चंस कराऊं सब कुछ करके जाना है अपने, ठीक है, वरना हिस्ट्री में तुम्हारे को याद किया जाएगा कि इसने वो क्वेश्चन नहीं किया था, फिर बहुत पछताया, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखो, ये जो मैं आपको कहता था गुल्लक में पैसा डालने का लिमिट हटा दिया, वो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ परसेंटेज जो उसको ठीक लगे वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है, पहले ये परसेंटेज डिफाइंड होता था कि अगर इतना है तो इतना परसेंट, इतना है तो इतना परसेंट, समझ में आ रहा है मेरा बात, पहले ये परसेंटेजेस डिफाइंड होता
था। अब बोला कि जितना मन उतना डालो। तो पहला बात, कोई कंपनी डालेगा क्या? कोई नहीं डालेगा। समझ में आया? पर अगर तुम डाल दिया भूला भटका से, तो उसमें से उठाने के लिए रूल 3 का सारा 4 कंडीशन का तुमको फॉलो करना पड़ेगा। सर ये कंडीशन क्या है ये मैं बताऊंगा, ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा डिस्कशन का, क्योंकि वहां मुझे बैलेंस शीट लिखाना है और सम बना के करवाना है आपको। समझ में आया मेरा बात? तो ये लास्ट में आराम से करते हैं फ्री माइंड में, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो चैप्टर का एंड पॉइंट होता है, जब हम पूरा बैलेंस शीट बना के आपको वो सम कराता हूँ, और मैं आपको जो कराता हूँ वो भी कराऊंगा, नवंबर 22 में आया वो भी दिखाऊंगा। तो दोनों आपको होने से आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन इसके अंदर आता है। ठीक है ना? ओके। और यहां पर ये लिखा कि किसी साल अगर आपको कम प्रॉफिट हुआ या आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सर कम प्रॉफिट हुआ मतलब, हो सकता है आपको इस साल 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं? तो 5,000 का प्रॉफिट में आपको लगता है क्या तो डिविडेंड बांटेगा भाई, 10,000 शेयर होल्डर है, 5,000 का प्रॉफिट में क्या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ। ठीक है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न इन प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू फ्री रिजर्व्स। तो जो गुल्लक में आपने डाला था ना पैसा, वो गुल्लक में डाला हुआ पैसा से आप डिविडेंड दे सकता है, प्रोवाइडेड आपका वो रूल का कंडीशन कंप्लाई हो जाए। कौन सा रूल का कंडीशन? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का जो 4 कंडीशंस है वो कंप्लाई कर लो। ये दोनों पैराग्राफ समझ में आया? क्या बोला? पहला बोला कि आपको हर साल प्रॉफिट का जो परसेंटेज आपको ठीक लगे रिजर्व में डालना है, आप चाहो तो 0% भी डाल सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद अगर आपने डाल दिया उस रिजर्व में, तो पैसा निकालने के लिए, अगर किसी साल आपका प्रॉफिट कम हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है, तो उस साल अगर आपको डिविडेंड देना है, समझ में आया, तो उस साल आपको डिविडेंड देने के लिए आप वो गुल्लक का फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजर्व का। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या कंडीशन का कंप्लाई करना होगा? रूल 3 में दिया गया 4 कंडीशन का कंप्लाई करना होगा। समझ में आया? सर ऐसा होता है क्या कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं फिर भी डिविडेंड देता है? कई सारा कंपनीज अगर आप स्टॉक मार्केट में भी पढ़ेगा ना, उनका रेपुटेशन है, लोग पैसा लगाते ही है क्योंकि वो डिविडेंड देता है। तो उनको वो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए डिविडेंड देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको डिविडेंड देना ही पड़ता है, क्योंकि उसका नाम ही इस तरह से डिविडेंड पेइंग स्टॉक। ठीक है, एक कंपनी है आपने सुना है नाम, वेदांता लिमिटेड। मैं बोल रहा हूँ आप लोग पैसा लगा मत देना गलती से भी, क्योंकि वो कंपनी थोड़ा सा ऊपर नीचे का टाइम पे चल रहा है, वो बहुत बढ़िया बढ़िया डिविडेंड देता है, 400 रुपए का कुछ शेयर है, और साल में कुछ 20-25 रुपए का डिविडेंड दे देता है। तो विच इज फाइव फाइव बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है, आई एम नॉट श्योर, 10% के आसपास था लास्ट ईयर शायद। तो 400 नहीं, 200 समथिंग का शेयर है, और उसमें 20-25 रुपए का, तो 10% के आसपास का डिविडेंड देता है कम से कम। तो वो तो इन्वेस्टर लोग बहुत अट्रैक्टेड था उससे, कि भाई अच्छा है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, बैंक में एफडी करने जाएगा तो साला 5-6-7% ही मिलता है, इसमें लगा दो पैसा 10% मिलता है डिविडेंड का ही खाली, और एप्रिसिएशन हो रहा है वो थोड़ा अलग। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है, वो कंपनी अभी थोड़ा टर्बुलेंस में से जा रहा है, तो उसका प्रमोटर के ऊपर भी कई सारा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली उस पैसा में आज ही लगा दिया पैसा, बस उसमें जिगरा मतलब, मैं खुद उसमें काफी लॉस लेकर के बैठा हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया था यही सोच के कि डिविडेंड बढ़िया आएगा, डिविडेंड आने के चक्कर में मेन कैपिटल जाने का नौबत आ गई है पर कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, और सेमीकंडक्टर्स में भी काम करने में वो जा रही है, बहुत अच्छा कंपनी है। ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसा रिकवर कर देंगे। खैर नहीं लेना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए, अभी के टाइम पे नहीं लेना चाहिए, अभी वो क्या है टर्बुलेंस में से जा रहा है। तो आप एक आंधी तूफान में बाहर निकलोगे क्या रास्ते में? मैं मना ही करूंगा ना, मत निकल, एक बार तूफान को शांत होने दे उसके बाद निकलना आराम से। अब पेटीएम का बात मत करो, चलो एक बच्चा था वो 22 वाले बैच में, पेटीएम के ऊपर कुछ चर्चा निकला तो बड़े शान से कहा मैंने मेरे पास पेटीएम है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो यार, पेटीएम तुम्हारा है तो क्या है, तुम्हारा तो जीरो होने वाला है, वो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। कहते हैं ऐसे देखिएगा आप, ग्रो करेगा, डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म उसका ग्रो करेगा। मैं फोन करूंगा उसको थोड़े दिन पे, हुआ ग्रो ग्रो हुआ। तो मजाक करो, ऐसे नहीं, ऐसे किसी के दुखता रख पे हाथ नहीं देने का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आई थिंक फ्री रिजर्व वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अभी जितना थोड़ा बहुत बात डिस्कस हुआ पहले वो लिखा लिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश ट्रांस पे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो पहले नोटिंग का पार्ट करते हैं।
इंटर का लॉ बहुत मजेदार है। आपको कॉर्पोरेट के बारे में ये लोग पूछो, आपको कॉर्पोरेट्स के बारे में इतना कुछ मालूम पड़ता है ना। नहीं हम देगा, हम भूल जाते, हम दे देगा। हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास से पहले भेजेंगे। अरे ऑडिट का वो जो चार्ट नोट है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के लिए। ओए, किटी पार्टी नहीं करना, चुपचाप लिखना है। ठीक है चलो, अभी मैं आपको लिखा देता हूँ डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व रेफर टू दोज रिजर्व, आगे क्या लिखा था लॉ का डेफिनेशन में, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है। बेटा मेरा एक रिक्वेस्ट है, अलग अलग चैप्टर में फ्री रिजर्व का रेफरेंस आएगा। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% लेना है। वहां पर अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन करा है तो गोल मत हो जाना, ठीक है ना। अनरियलाइज्ड गेन, न्यूशनल गेन, एनी अमाउंट अराइजिंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आप लोग शॉर्टकट लिखना चाहे तो डिवैल्यूएशन रिजर्व लिख सकते हैं, पर लॉ में थोड़ा सा बड़ा फैला के लिखा हुआ है, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा नंबर 4 पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगा, ये इंड एस वाला जो लैंग्वेज है थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है, इसमें आप लिख लो सेल्फ नोट। सेल्फ नोट मतलब समझता, मैं जहां भी सेल्फ नोट निकाल रहा हूं इसका मतलब समझता कि ये एग्जाम में रटाने के लिए नहीं है, ये एग्जाम में जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए चाहिए। ठीक है, दिस अर्थ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग पीएल एंड whose use is not specified under law is example security प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर बोलो फ्री रिजर्व है कि नहीं? क्यों नॉट अ फ्री रिजर्व? क्यों नॉट फॉर्म बाय डेबिटिंग पीएल, नॉट फॉर्म बाय डेबिटिंग पीएल। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, क्या आपको एक बताया था डिवैल्यूएशन रिजर्व, तो मैंने आई है रिवैल्यूएशन रिजर्व वापस नहीं लिखा रहा हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन बताया था ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बोलो क्या ये फ्री रिजर्व है? क्यों? यूज इज स्पेसिफाइड या रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। द यूजेज इज रिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफाइड बाय लॉ। हो गया क्लियर? ओके, इसके अलावा एक दो पॉइंट और लिखा देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट नंबर होगा जे। और हिज बैंकर।
क्या लिखा है भैया? ये 2 पॉइंट लिख लिया पहले। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट लिख लिया था क्या? ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, नहीं तो लिख दिया तो छोड़ दो। कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये नहीं लिखा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट परमिटेड फॉर बोनस शेयर, बोनस। फेलियर टू कंप्लाई, सेक्शन 73, सेक्शन 74, या आप लिख लो ब्रैकेट। हम्म, आयुष आज तुम दीदी कैसे लिख रहे हो? नॉनसेंस। हाँ, हो गया लिखना, हो गया। डिस्कशन शुरू करेगा, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल प्लस स्टडी मटेरियल। जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेगा जहां पर मैं लिखा वो आईसीएस स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, तो वो स्टडी मटेरियल पुराना कोर्स का स्टडी मटेरियल में दिया हो, नया कोर्स का, दोनों इसमें इंक्लूसिव रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि भैया स्टडी मटेरियल में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन अनकॉमन दिखे, तो पुराना वाला स्टडी मटेरियल का भी डाल दिया। देखो, क्वेश्चन हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो इसी कारण से आपको मैं पुराना, इवन मैंने तो कई चीज आपका इससे पहले जो कोल्ड कोर्स होता था May 18, उसमें ना प्रैक्टिस मैनुअल बोल के इंस्टीट्यूट रिलीज करता था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी आते थे, जिसको इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एग्जाम में ना दुनिया भर का क्वेश्चन वो प्रैक्टिस मैनुअल से कॉमन आने लग गया। तो बच्चा लोग का ये कंसेप्ट होता था प्रैक्टिस मैनुअल रट के चला जाओ, पास हो जाएगा, और होता भी था, क्योंकि कॉमन होता था पूरा। उसको कुछ कंसेप्ट मालूम नहीं है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन देगा, वो ये क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस मैनुअल का, इसका आंसर ये होगा, बस वैसे पास होता था। तो इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया, बोला कॉन्सेप्ट ही हटाओ, और आजकल क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ऊपर कर दिया, तो वो अच्छा ही है, ठीक है। रट के आजकल पास नहीं हो सकता, मोटा मोटी बात इतना। खैर, आओ, मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया ये सारा चीज, और लॉ की बातें मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ये वाला 123 सबसेक्शन 1 का तो मैंने सारा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया, कोई भी इसमें कुछ बचा नहीं। 123 सबसेक्शन 2 मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ बचा नहीं। 123 सबसेक्शन 3 इंटेरियम डिविडेंड, ये मैं आपका पेंडिंग कराता हूं अभी, इंटेरियम डिविडेंड थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद लिखा 123 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड कहां डिक्लेयर होता है मैंने आपको बताया ना, एनुअल जनरल मीटिंग,
मैंने बोला ना साल में एक मीटिंग मेंबर लोग का बुलाना जरूरी होता है, 30 सितंबर लास्ट डेट होता है, लास्ट बताया था ना। तो वो मीटिंग के अंदर ही इधर जैसे आता है चेयरमैन, चेयरमैन बोलता है कि भैया 10% डिविडेंड बोर्ड ने रिकमेंड किया, कितना लोग फेवर में वोट कर रहे हैं, तो लोग हाथ उठाते हैं, मैं गिनता हूँ कितने लोग, फिर बोलते हैं कितना लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कितना लोग ने अगेंस्ट में वोट किया, फिर मैं बोलता हूँ कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए था, सिर्फ वोट इन फेवर एक भी ज्यादा अगेंस्ट है तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं अनाउंस कर दिया कि फेवर में वोट ज्यादा पड़ा है अगेंस्ट के, 10 लोगों ने फेवर में किया है, 8 लोगों ने अगेंस्ट में किया है, तो मुद्दा क्या हो गया, पास हो गया, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए था ना, तो मुद्दा क्या हो गया, पास हो गया, और इसी कारण से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 10%। समझ में आया? जैसे ये चिल्लाया ना, चेयरमैन यहाँ करके बरबर 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 बोल दिया ना, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है, उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समझना क्या बोलते हैं उसको, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ, ये चेयरमैन जो अनाउंस किया ना कि वोट इन फेवर ग्रेटर देन वोट अगेंस्ट है, यानी कि डिविडेंड इस रेट पे डिक्लेयर कर दिया गया, ये बड़बड़ करने को बोलते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उस डेट को क्या बोलेंगे, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब पहले के जमाने में क्या होता था, कंपनीज क्या करता था, बड़ा बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर करता था, मतलब रिलायंस का मान लो 1 करोड़ इक्विटी शेयर रिलीज किया हुआ है, ठीक है, और 10 रुपए का डिविडेंड, 1 करोड़ तो कम में बोल रहा हूँ, सपोज 10 करोड़ का कैपिटल रिलीज किया, 15,000 करोड़ का कैपिटल रिलीज किया हुआ है, और 15,000 का समथिंग 15,000 14,000 करोड़ का करीब करीब कैपिटल है उनका रिलीज किया हुआ शायद, तो 14,000 करोड़ पे 10 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 करोड़ रुपया, मजाक मत, 1,40,000 करोड़। तो अब इतना रुपया देना है, हम एक काम करते हैं ना, एक थोड़ा दिन बाद दे देगा, 6 महीना बाद दे देगा, तो सोच इतना डिले करता था जबरदस्ती, क्यों, वो पैसा पे ब्याज कमा रहा है ना, समझ रहे, अरे वो तुम्हारा पैसा है, उस पर क्या कमाता है ब्याज, और तुम्हारे पास कितना शेयर होगा रिलायंस का, रिलायंस 10 रुपया करके एक शेयर पे डिविडेंड दे, तुम 100, 200, 500, 1,000 शेयर लेके बैठा होगा, तुमको कितना मिलेगा, 5,000, 2,000, 10,000 रुपया मिलेगा, उसके लिए तो तुम केस फाइल नहीं करेगा, 6 महीना बाद कैसे दे रहे, तुम तो केस फाइल नहीं करेगा, क्योंकि तुम 10,000 रुपया का आएगा केस फाइल करने जाएगा तो घर से 2-3 लाख रुपया लग जाएगा, तो इन्वेस्टर लोग भी चुपचाप बैठा रहता था। तो गवर्नमेंट का नजर जब पड़ा तो गवर्नमेंट बोला ये सब काम अब नहीं चलेगा, गवर्नमेंट क्या किया, डिविडेंड का पेमेंट का सिस्टम को पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया। सबसे पहला काम क्या बोला कि जैसे ही आप लोग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ ना, वो चेयरमैन आके बड़बड़ बड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, उसके 5 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप ये पूरा पैसा, जैसे रिलायंस के केस में बोला 1,40,000 करोड़, ये पूरा का पूरा पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा इन अ शेड्यूल्ड बैंक और इन अ सेपरेट है, और मतलब हिंदी वाला मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा, शेड्यूल्ड बैंक में भी होना पड़ेगा और सेपरेट अकाउंट में होना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या है, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, कौन बोल सकते हैं मेरे को, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या, वेरी गुड, आरबीआई एक्ट एक हमारे देश में फॉर्म है, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कभी आपको घर में टाइम मिले नेटफ्लिक्स और इसके अलावा तो कभी देखना। तो जैसे हमारा कंपनीज एक्ट है, जब सारा सेक्शन खत्म होता है तो शेड्यूल शुरू होता है कि नहीं, वैसे आरबीआई एक्ट का जब खत्म होता है तो शेड्यूल शुरू होता है अलग अलग, उसके अंदर शेड्यूल 2 है, शेड्यूल नंबर 2 है, शेड्यूल 1 है वो लोकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन से एरिया में लोकल बोर्ड कैसे डिफाइन करता है, वो सारा बात उसमें लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन सा बैंक है शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है कि इसकी गारंटी कौन ले रहा है, आरबीआई ले रहे, समझ में है। यस बैंक क्या था, शेड्यूल्ड बैंक था, आप लोग सुना यस बैंक, कोई का अकाउंट था क्या यस बैंक के अंदर बेटा, कोई का है, वेरी गुड, तो बेटा किसका अकाउंट था, 4 अकाउंट, घर में सबका अकाउंट यस बैंक में खुला हुआ है, ओके, तो यस बैंक में कितना मैं एज्यूम कर लूं, मतलब एक फिगर मैं बोल देता हूँ, आप बताना नहीं, हाँ, दो दो 2 लाख रुपया लेट से इनके 4-5 अकाउंट में रखा हुआ था, ऐसे एक हाइपोथेटिकल फिगर बोल दिया, 2 लाख रुपए इनके अकाउंट में रखा हुआ था। अब यस बैंक वाला प्रमोटर क्या किया आप लोगों को मालूम ही है, यस बैंक वाला प्रमोटर लोग ऊपर का लेवल में दमादम फ्रॉड कर दिया एकदम। अब बैंक का मेन काम क्या होता है सुनो, मतलब बैंक में फ्रॉड कैसे होता है मैं बताता हूँ, बैंकिंग सेक्टर ना बड़ा रिस्की लगता है मेरे को ओवरऑल, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के हिसाब से भी सोचो, अगर आप समझो ना, तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा रिस्की क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये टॉप में जो लोग होते हैं ना, बैंक का मेन काम क्या होता है सुनो, बैंक क्या करता है, जनरल पब्लिक से पैसा लेता है, ये तो बचपन में पढ़ा हो ना,
उस पर कुछ ब्याज देता है उसको, तो 3-4% ब्याज तुमको देता है, और आगे वो लोन में किसी को पैसा देता है, तुमसे लेके एक बड़ा फंड इकट्ठा करके आगे किसी को लोन में देता है, उससे 8-9-10% इंटरेस्ट लेता है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इनकम। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी पहले चंदा कोचर जी था, सुना है इनका नाम? इनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगा था कि एक कॉर्पोरेट हाउस का इन्होंने कुछ शायद 300 या 400 करोड़ रुपया का लोन सैंक्शन करा दिया, और सैंक्शन कराने के कुछ ही दिन के बाद वो बोल दिया एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये गाली होता है बैंक का भाषा में। मतलब तुमसे कोई पैसा लिया, तुमसे हम 400, हम नहीं, तुमसे तुम्हारा दोस्त 400 रुपया लिया, और कल को तुमको घुराया नहीं, तुम उसको कुछ गंदा गाली देगा? देगा ना? बोलना नहीं है, मन में सोच लेना, तुम उसको गंदा गाली देगा ना? वो गंदा गाली बैंक कॉर्पोरेट स्टाइल में बोलते हैं एनपीए, मतलब साला वो पैसा वापस नहीं आएगा। बैंक डिक्लेयर करते हैं पैसा साला का वापस आने वाला नहीं है, तो गंदा गाली, तुम एनपीए हो गया मेरा लिए, तो उसको क्या फर्क है, बोल दे एनपीए बोल दे जा। तो कुछ देने के कुछ दिन के, जनरली क्या होता है, कुछ महीना कुछ साल के बाद एनपीए होता है। तुम्हारे दोस्त को भी पैसा दिया तो वो पहला दिन ही थोड़ी बोलेगा नहीं देगा, जाओ, बोलेगा ना भाई देगा 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 देगा, भाई देगा देगा। कुछ साल बाद तुमको रियलाइज होता है कि बोल ही रहा है कब से देगा देगा, देगा नहीं, समझा? तो तुम फिर उसको बोलता है ये एनपीए हो गया मेरा। लेकिन बैंक सोचो 400 करोड़ रुपया का लोन इशू किया, इमीडिएट कुछ दिन के बाद बोल दिया कि एनपीए है, तो दिक्कत है ना। तो फिर चंदा कोचर के ऊपर फ्रॉड का है, क्योंकि ये लोग क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स, आधा पर्दा डॉक्यूमेंट्स में भी लोन को अप्रूव करा देता है। 400 करोड़ का तुम मेरे पास लोन लेना है, हम बोला 50 करोड़ मेरे लिए रख देना, 400 करोड़ का लोन हम तुमको सैंक्शन कर देगा, तो तुम 350 करोड़ तुम डकार गया, 50 करोड़ हम डकार गया, बस बैंक को छोड़ के चला गया। समझ में आया? तो यस बैंक में भी कुछ इसी तरह का कारनामा हुआ था। तो अगर लंबा लेवल पे हो जाए, 300-400 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक के लिए छोटा लेवल था, ये लंबा लेवल पे हो जाए, तुम्हारा टोटल पैसा पब्लिक से तुम लिया 10,000 करोड़, और तुम 8-9 हजार करोड़ में ऐसा लोन डकारने के हिसाब से सबको दे दिया, तो गया ना बैंक तो। क्योंकि जिससे 10,000 करोड़ रुपया तुम पब्लिक से लिया, 9,000 करोड़ गांव में लुटा दिया, वो लोग डकार गया उसको, तो जब ये लोग पैसा मांगने आएगा तो क्या देगा? कुछ नहीं। क्या सिक्योरिटी होता है भाई? कुछ जो लोन डकारने के पर्पज से दिया जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता उसका, समझा? वो सब मिला भगत होता है भाई, तभी तो इसको फ्रॉड है। कोई फ्रॉड करेगा ना मारेगा, फालतू बात कर रही इधर आके। सुनो सुनो मेरा बात सुनो, मेरा बात इंटरेस्टिंग, तो क्या बोल रहा था? तो जब यस बैंक वाला हाथ खड़ा कर दिया कि पैसा ही नहीं है, डिपॉजिटर को भी देने के लिए पैसा नहीं है, बैंक कोलैप्स कर गया, यही तो हुआ था। उन्होंने आके अनाउंस कर दिया बैंक कोलैप्स कर दिया। क्यों? मान लो मैंने 10,000 करोड़ लोगों से ले रखा है, 9,000 करोड़ मैंने गांव में लुटा दिया और सबको डका दिया वो लोग, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है मेरे इन्वेस्टर लोग को, जो डिपॉजिटर है उनको देने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? बैंक कोलैप्स कर जाना। ठीक है, भगवान का गनीमत है कि यस बैंक शेड्यूल्ड बैंक में था। मतलब जब बैंक खुलता है, ओपन होता है ना, तो बैंक दो तरह से ओपन हो सकता है, एक तो शेड्यूल्ड, एक नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जो आरबीआई के पास जाकर के कहता है कि हमें अपने तुम फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट, सॉरी सेकेंड शेड्यूल में अपना हमारा नाम डालो। इसका मतलब आरबीआई उस बैंक का गारंटी लेता है। अगर तुमने शेड्यूल्ड बैंक में पैसा जमा कराया ना, कल को वो बैंक कोलैप्स भी कर जाए तो आरबीआई उसको बचाने के लिए आएगा, या भारत सरकार उसको बचाने के लिए आएगा। तो यस बैंक जब कोलैप्स कर गया था, रियल केस बता रहा है, तो निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप लोग देखना यूट्यूब में वीडियो भी होगा। और निर्मला सीतारमन बोला कि जो भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुला के रखा था या फिक्स डिपॉजिट खुला रखा था, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पैसा सरकार का जिम्मेदारी है, वो लौटा के देगा। तो 10,000 करोड़ कोई डकार गया, और अब सरकार को आके बचाना पड़ता है क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक था। तो जो पैसा का आपका पैसा डूबा नहीं होगा, डूबा बेटा आपका पैसा, आपने 2 लाख रुपए, मैंने हाइपोथेटिकल फिगर, जो भी एक्स अमाउंट आपने रखा, वो पैसा डूबा नहीं होगा, क्योंकि आपने सेविंग्स या एफडी करा रखा होगा। कई लोग हैं जिन्होंने यस बैंक का शेयर्स लेकर के रखा था, बर्बाद हुआ वो लोग। क्योंकि जब वो टैंक करने पर आया ना, ऐसा कंपनी पे जब ऐसा आता नहीं कि कोलैप्स कर गया कंपनी, तो जब वो गिरता है ना, रोकने का तो नाम ही नहीं। तुम ऐसे अचानक से सुबह उठा, तुम बोला हा 1 लाख का यस बैंक का शेयर है, ओहो चाय लाओ भाई चाय लाओ, चाय पीते पीते मार 1,000 हो गया, 1 लाख 1,000 रुपये हो गया मेरा भाई। ऐसा अटैक
मतलब ठीक है, पेटीएम के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कुछ दिनों में। 40% तो 3-4 दिन में टैंक हो गया था, 40% तो क्रैश 4 दिन में tank। अभी आई थिंक 2500 का आईपीओ में आया था, 2500 रुपीज में आईपीओ में इशू किया था, अभी 900 रुपया हो गया। ठीक है, तुम सोचो 2500 रुपया में तुम 10 शेयर 25,000 का लिया होता, आज उसका वैल्यू 9,000 है, 16,000 करोड़ तुम लुटा दिए भाई, लो कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे ये भी जीरो होगा। जो लोग अभी भी उम्मीद पे बैठे हैं ना, लोग क्या है, लोग थोड़ा सा ना, मतलब आई एम टेलिंग ऑन अ सीरियस नोट, लोग थोड़ा सा क्या है ना, नॉलेज का और अवेयरनेस का कम नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एवरीथिंग का कंसेप्ट लगाता है कि मेरा 2500 में 300 रुपया हो गया अभी, ओ तो 900 में और टैंक किया क्या, 40%, 40% नहीं था। सो मैं तो 300 रुपए कह रहे, सॉरी बच्चों सॉरी, 2500 का से 300 रुपए में आ गया। 2-3 साल के अंदर उनके जो है टीम ने ये काम करके दिखाया, करिश्माई काम करके दिखाया। तो मतलब अगर तुमने 3 साल पहले पेटीएम में 25,000 रुपए लगाए होते, तो आज बोनांजा तुम्हारा वो वैल्यू 3,000 रुपए रहता था मात्र। ठीक है ना, और ये भी जीरो होने वाला है। अब दिक्कत क्या होता है ना, लोग का अवेयरनेस नहीं होता है, और लोग बहुत इनोसेंट तरीके से ना एवरेजिंग करने पे लग जाता है। मालूम है एवरेजिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है? बोलता है 2500 में हम 10 शेयर लिया था ना, अभी हम 300 रुपए में और 10 शेयर ले लेगा, तो मेरा 200 शेयर का वैल्यू 28,000 रुपये हो गया ना। तो मेरा नेट कॉस्ट क्या है, 2500 से कम के 1400 रुपया आ गया। और गिरेगा हम और एवरेजिंग कर लेगा। अरे भाई तुम एवरेजिंग करते करते घर लुटा देगा अपना। वो जीरो होने वाला है भाई, वो जीरो होने वाला है। ठीक है, ठीक है, खैर वापस आते हैं। हाँ, एलआईसी ठीक हो गया, एलआईसी ठीक हो, अभी उस बाकी स्टॉक मार्केट पे चर्चा नहीं करते अभी। पर है ना, मैं हमेशा जनरली बोलता हूँ, अभी आप लोग इंटर में आगे है, आप लोग बहुत कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में सीखेगा। एक डीमैट अकाउंट जरूर खुलाना चाहिए, और जरूर आपने भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा, ऐसा नहीं है जुआरी बन गया पूरा एकदम, कि घर परिवार में घर पे पापा को बोला है पापा एक काम करो, घर का प्रॉपर्टी उपर्टी बेचो, पैसा हमको तो स्टॉक मार्केट में लगाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नॉमिनल अमाउंट 5,000 10,000 कुछ भी, एक नॉमिनल अमाउंट आप इन्वेस्ट करेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट्स के बारे में। और मैं भी आपको बहुत कुछ कॉर्पोरेट के बारे में बताते रहूंगा, जैसे अभी हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, तो वही चीज मैं आपको बताते रहूंगा। पेटीएम के बारे में आप लोग का बैच को हम पहला दिन ही बोला था, जब चैप्टर 7 करा रहा था, आपको याद होगा। मैंने इनको एक रिपोर्ट दिखाया था और बोला था इनका नीति नहीं है कि ग्रो करे आगे। इन लोग इतना जबरदस्त लॉस होने के बाद भी चंदा चिट्टा किया था, मैंने उस दिन ही आपको दिखाया था। और मैंने बोला था इनका विजन ही नहीं है ग्रो करने का। सीधा बात आपको बताता हूं, आपको एक कंपनी तभी, मतलब अगर आपने लाख इन्वेस्ट किए हैं तो लखपति से करोड़पति तभी बना सकती है एक कंपनी, अगर उसका फाउंडर का, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर का जो कोर टीम है, वो करोड़पति से अरबपति बनने का सपना देख रहा है। सलाह जो जो मैनेजमेंट खुद खुश है जिंदगी में, हाँ बहुत कुछ हो गया, वो कोई विजन ही नहीं है उसका, वो आपको कभी भी आपका पैसा ग्रो करा के दे दे सकता है। और मैंने उस दिन ये रिपोर्ट दिखा करके इनको बोला था, ये मैनेजमेंट का देख के ही पता चलता है कि इनका नियत ही नहीं है कि आपको ग्रो कराए, वो ग्रोथ वाला विजन ही नहीं है, ये पैसा डुबा के ही रहेगा। और उस समय आई थिंक 800 900 उस 700 चल रहा था प्राइस, और मैं गारंटी बोला एक दिन जीरो होगा। आज नहीं तो 4 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, आज फिर से बोलो ये जीरो होना ही होना है। इनका मैनेजमेंट अगर चेंज नहीं हुआ तो ये जीरो होना ही होना है। ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट चेंज होना बहुत जरूरी है इनका। ये जो विजय शेखर शर्मा जो है, जो वो गलत आदमी है, वो गलत आदमी है। वो जब तक रहेगा उसका कुछ नहीं हो सकता पेटीएम का। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो शेड्यूल बैंक समझ में आता है। शेड्यूल बैंक का मतलब समझा, आरबीआई का छत्र छाया उसका माथा पे होता है, कोलैप्स नहीं करेगा वो। तो इसीलिए आपको ना लॉ के अंदर कोई भी पैसा जमा करने का बात आएगा ना, वो जनरली लिखा होगा कहाँ जमा करना होगा, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर। सर नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी होता है क्या? होता है, आप कभी सर्च करना। 1 साल या 1.5 साल पहले का बात है, मुंबई में एक बैंक था, वो एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक था। तो उसका वो बैंक था, नॉन शेड्यूल्ड बैंक था, रातों रात उसका प्रमोटर फरार हो गया और बैंक कोलैप्स कर गया। तो आपको इंटरव्यू में मिलेगा, मतलब बहुत तकलीफ वाला वीडियो, कई बुजुर्ग लोग मिलेंगे कि मैंने अपना पूरा लाइफ का सेविंग्स उस बैंक को दे दिया था, 40 लाख 50 लाख का डिपॉजिट। उनको तो मालूम नहीं होता शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है ना। मुंबई नगर कोऑपरेटिव ऐसा कुछ बैंक था, मुंबई का था, महाराष्ट्र का बैंक था वो, और वो नॉन शेड्यूल बैंक था, आपको नाम मिल जाएगा।
तो अब जब वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक था ना, जितना लोग का पैसा डूबा वो डूब ही गया, उसमें कोई रिकवरी नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगा, कोई आरबीआई नहीं आएगा उसको बचाने, क्योंकि क्या है, वो एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक था। ठीक है, तो कोई भी बैंक में, कोई नया बैंक है, कुछ है, उसमें अकाउंट खुलाने से पहले, पैसा लगाने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो शेड्यूल्ड बैंक है कि वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। बोला तो सही, आरबीआई एक्ट का शेड्यूल 2 में पूरा लिस्ट मिलेगा आपको। आरबीआई एक्ट सर्च करना नेट में, उसका नेट में जब सेक्शन सब खत्म होगा तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में पूरा लिस्ट मिलेगा आपको। शेड्यूल 2 में तो आपको फर्ज करो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्च करना है, तो वो पीडीएफ खुलेगा, आप कंट्रोल एफ मारना, आईडीएफसी बैंक मारना, आपको शेड्यूल 2 में नाम दिख जाएगा उसका। तो आपको समझ में आया कि ये शेड्यूल बैंक है। समझ में आया मेरा बात? तो आपको लॉ क्या बोला कि जिस दिन आपने डिक्लेयर किया डिविडेंड, मैनेजमेंट आके बड़बड़ बड़बड़ कर दिया इधर, उसके 5 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको इस पैसा को ट्रांसफर करना होगा एक सेपरेट अकाउंट में। सर सेपरेट अकाउंट का क्या मतलब है? मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ कंपनी का, मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, मैंने कहा कंपनी के पास एक एचडीएफसी अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ऑफ कोर्स कंपनी करेंट अकाउंट ही ओपन करता है, सेविंग्स तो कर नहीं सकता, तो ये एक नंबर में जिसको कंपनी क्या करता है, डे टू डे काम के लिए यूज करता है। ठीक है, एक कंपनी के पास एक्सिस बैंक का भी करेंट अकाउंट है, जो अगेन कंपनी अपना बिजनेस में यूज करता है। एक कंपनी के पास पीएनबी का अकाउंट है, अगेन ये भी एक करेंट अकाउंट है जो कंपनी अपना डे टू डे बिजनेस के लिए यूज करता है। ठीक है, क्या कंपनी ये अकाउंट से उठा के ये अकाउंट में पैसा डाल सकता है क्या? ये सेक्शन का कंप्लायंस करने के लिए डाल सकते क्या? नहीं डाल सकता भाई। बोला है अलग से अकाउंट खुलाओ जो इसी काम के लिए रहेगा। तो अब कंपनी ये बिजनेस के लिए और दूसरा काम के लिए अब यूज नहीं कर सकता उसको, तो यहां पर कंपनी को एक नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक अकाउंट खुलाया करंट, और ये सिर्फ ये डिविडेंड का जमा पूंजी के लिए अकाउंट है। समझ में आया मेरा बात? अब आप कोई सा भी बैंक से इसमें ट्रांसफर कर दो जितना अमाउंट है। आप समझ में? ये क्यों करते हैं सर? क्योंकि आपको ऑडिट करना, जब भी चेक करना होता है, ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा या कोई भी जब इसको ऑडिट करना होता है तो ऑडिट करना इजी हो जाता है अगर बैंक अकाउंट अलग से बनाया है। समझ में आया मेरा बात? क्योंकि बिजनेस के अकाउंट में कब कौन सा हेर फेर करेगा, दुनिया भर का पेमेंट रोज का बेसिस पे आता है जाता है आता जाता रहता है ना, तो ट्रायल रखना कि डिविडेंड का चेन कैसे घुमा है ये मुश्किल होता है, इसीलिए लॉ मेकर अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है। इजी होगा ना, नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत लिमिटेड होगा, आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलाओ। सेपरेट अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो आपका डे टू डे बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, और उसमें पैसा को ट्रांसफर करो। कितना दिन के अंदर करने बोला है? 5 दिन के अंदर। कहां से 5 दिन देखा जाएगा? जिस दिन चेयरमैन ने बड़बड़ किया कि भाई वोट आ गया है, पास डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद 5 दिन का समय मिलता है ये करना। हालांकि आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सारा अमाउंट विद इन फ्यू आवर्स ही ट्रांसफर हो जाता है मैक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 5 दिन का समय दिया है। समझ में आया? और सर ये जो अकाउंट आप अलग से खुलवाएगा, ये कोई सा भी बैंक में खुलवा सकता है क्या? सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक में खुलवा सकता है, या हर कोई बैंक में खुलवा नहीं सकता। ये अकाउंट कौन सा बैंक में होना पड़ेगा? शेड्यूल्ड बैंक में होना पड़ेगा। ये बताओ, ये सेक्शन का इंटरप्रिटेशन समझ में आया कि नहीं आया? 123 सबसेक्शन 4 में समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटेरियम डिविडेंड, तो बोला कि अगर कोई भी डिविडेंड, इंटेरियम डिविडेंड मैंने पढ़ाया भी नहीं है तो आप इसको डिविडेंड ही पढ़ लो अभी, कि कोई भी डिविडेंड है वो डिपॉजिट होगा इन शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट का भी इंटरप्रिटेशन समझा? विद इन 5 डेज। 5 डेज कहां से देखेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसका मैं टाइम चार्ट पूरा बनाऊंगा तब ये भी लिखवा दूंगा उसमें। ठीक है, अभी मैंने टाइम चार्ट बनाया नहीं इसलिए ये पॉइंट लिखवाया नहीं। ओके, इसके बाद आया सर, इस पे एग्जाम में सवाल पूछता है और आपके स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि डिविडेंड किसको दिया जाएगा, डिविडेंड किसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो बोला नंबर 1, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर। सर इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर? मतलब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर, सुनो, दो टाइप का कंपनी होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, ये तो आप लोग सुना ही होगा। उसके अंदर बेसिकली ना शेयर रखने का दो तरीका होता है। एक होता है फिजिकल फॉर्म में शेयर। मैं आपको बताता हूं शेयर्स कैसे मेंटेन हो सकता है। एक कंपनीज कर सकता है फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को मेंटेन, और एक होता है डीमैट। आप लोग में से कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है क्या? कोई है? एक है।
डीमैट में बेटा आप कभी भी कोई चिट्ठी डॉक्यूमेंट जमा करता है क्या आजकल? नहीं। मैं आपको सिंपल मतलब बताता हूँ, डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड। डीमटेरियलाइज मतलब कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता शेयर बेचने खरीदने के लिए। आजकल जमाना इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट का हो गया। सीधा सा बात है, सुनो भाई, नमन ने मेरे को 5,000 रुपए देने, ठीक है, नमन मेरा आपने मेरे को कितने रुपए देने हैं? 5,000। आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। सर कैसे? यूपीआई से 5,000 डायरेक्ट मेरे अपने खाते से मेरे खाते में, तो कोई पेपर फिजिकल फॉर्म का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या? नहीं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो गया ना 5,000। समझ में आया? इसको क्या बोलता है? डीमैट। और एक होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब 500-500 का 10 नोट करारा निकाल करके मेरे को दिया, मैंने पर करारा दिया, कोई पेपर वर्क आ गया ना इसमें, तो फिजिकल कैश दिया ना मेरे को। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? वैसे शेयर ट्रांसफर करने का भी दो तरीका होता है। एक होता है डीमैट। डीमैट कुछ नहीं होता, जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है, गूगल पे का वॉलेट होता है ना, वैसे शेयर्स में आपको एक शेयर्स होल्ड करने के लिए एक अकाउंट खुलाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे आजकल कई सारा ब्रोकर आ गया, ग्रो आप सुना होगा, अपस्टॉक, जीरोधा, सुना है कि नहीं? अभी नहीं भी सुना तो थोड़ा सुनना शुरू करो भाई, इंटर में आ गए तुम लोग। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, और क्या क्या नाम है, एंजल वन, ठीक है, एचडीएफसी, कई सारा नाम है। तो बैंक्स का भी अपना होता है, एचडीएफसी का अपना सिक्योरिटीज का, आईसीआईसीआई का सिक्योरिटीज का है। तो कई सारा जगह पर आप जाकर के अकाउंट खुला। आजकल तो सब ऐप बेस्ड होता है, मोबाइल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अकाउंट खुल के तैयार है। उसमें क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर को खरीद बेच सकेगा। समझ में आया? और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, कंपनी में आपको फॉर्म विम भर के भेजना होता है और फिर कंपनी अपना बुक्स में इसको रिकॉर्ड करता है। समझ में आया? तो पहले के जमाने में वो डीमेट वीमेट तो होता नहीं था ना, पहले का जमाना में। अभी तो सारा तो अभी मॉडर्नाइज हुआ है ना कुछ दिन में। तो पहले का जमाना में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम नहीं था, सारा का सारा बही खाता में मेंटेन होता था। तो अगर मान लो नमन को शेयर बेचना है, आयुष को, नमन को आयुष को अपना शेयर बेचना है, लेट से रिलायंस का 10 शेयर बेचना है। तो पहले क्या करता था, नमन कंपनी को एक चिट्ठी भेजता था, एक फॉर्म भेजता था और चिट्ठी भेजता था कि हमको ये शेयर बेचना है। और रिलायंस वाला क्या करता था, देखता था हाँ नमन का फॉर्म एकदम सही है, ठीक है कि नहीं। फिर रिलायंस का एक बही खाता होता था अपना, इसको बोलता था रजिस्टर ऑफ, इसको बोलता था रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, बही खाता बना है, तो इसमें नाम लिखा हुआ रहता था नमन का। ठीक है, तो ये क्या करता था, नमन का नाम काट करके आयुष का नाम लिख देता था और नया इशू कर देता था सर्टिफिकेट आयुष को, डॉक्यूमेंट का फॉर्म। समझ में आया? तो अब सवाल आता है डिविडेंड किसको पे किया जाएगा, नमन को कि आयुष को? क्यों आयुष को? क्योंकि अब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन बन गया है, आयुष। मेरा बात समझा? एग्जाम में यही सवाल पूछता है, इतना तारीख को फॉर्म भेजा, इतना तारीख को ट्रांसफर हो गया, इतना तारीख को रजिस्टर में नाम इस बंदे का आ रहा है, डिविडेंड किसको पे होगा? तो डिविडेंड पे करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन बोला, जिसका नाम बही खाता में लिखा जाएगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। सर पर आप तो बोला आजकल डीमैट में होता है। हाँ, तो डीमैट में अगर है तो जिसका नाम वो डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड में आ रहा है, मतलब समझ, कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है ना आजकल, पहले कंपनी में फिजिकल रजिस्टर बनता था, आजकल कंपनी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर ऑल्दो लिखा है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, तो इसका मतलब कंपनी का रजिस्टर में, यानी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में आज का जमाना में जिसका नाम आ रहा है। तो पुराना जमाना में ये रजिस्टर फिजिकल होता था, आज का जमाना में रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक होता है। कई सारा ऐसा कंपनीज में जिसमें आज भी फिजिकली रजिस्टर बनाया जाता है, बड़ा बड़ा टेक एडवांस नहीं हुआ तो बड़ा बड़ा नहीं बना, तो आज भी फिजिकली रजिस्टर बनाता है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर फिजिकली बना है कि इलेक्ट्रॉनिकली बना है, आपका नाम कंपनी का रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। उसको क्या बोल दिया, रजिस्टर्ड। चलो डिविडेंड किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। समझ में आया मेरा बात? पक्का सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? ऑनलाइन पे भी आई होप सबको समझ में आया बेटा। ऑनलाइन पे फटाफट एक बार कंफर्मेशन दे दो। हाँ भैया। चलो बेटा, हर्ष आप भी एक बार कंफर्म कर दो, समझ आया? हाँ भैया। चलो, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको ट्रांसफर किया जाएगा, रजिस्टर्ड। दूसरा, और टू हिज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैंने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया कि ए कंपनी ए, मेरे को डिविडेंड मत देना, मेरा पिताजी के नाम पे डिविडेंड ट्रांसफर कर देना, मेरे को डिविडेंड मत देना, मेरे पिताजी के नाम पे डिविडेंड को ट्रांसफर कर देना।
और मैंने उनको पूरा लिखित में दे दिया, ये मेरे पिताजी का डिटेल है ये वो, तो अब मेरा डिविडेंड किसको जाएगा? पिताजी को जाएगा। अलाउ करते लॉ, अलाउ करते लॉ बोलते या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दे दो, या उसने किसी को ऑर्डर किया है पे करने को तो उसको पे कर दो, ठीक है। और तीसरा आया है और टू हिज बैंकर, आज का तारीख में यही होता है, आज का तारीख में यही होता है, ठीक है। पहले का जमाना में कंसेप्ट क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, आप अपना पिताजी माताजी अगर कोई शेयर में उस जमाने में इन्वेस्ट करता था पूछ लो। पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? रिलायंस ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, मान लो 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड रिलायंस ने डिक्लेयर किया, और हर्षित के पास रिलायंस का 100 शेयर है, तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेटा आपका डिविडेंड कितना हुआ? 1000 रुपया। तो हम क्या करता था, पहले डिविडेंड का चेक 1000 रुपया हर्षित के नाम पे उसका एड्रेस पे भेजता था, समझा? इसका मतलब होता है, इसको बोलते थे डिविडेंड चेक, या फिर डिविडेंड वारंट भी नाम होता था कॉर्पोरेट जगत में, इसको ही डिविडेंड वारंट बोला जाता था, चेक को ही डिविडेंड वारंट बोला जाता था, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है? ये कभी चेक पहुंचा नहीं, गुम गया, फट गया, कुछ हो गया, बहुत दिक्कत होता था ना। आजकल सरकार ये सिस्टम ही हटा दी। सरकार क्या बोलता है, आप जब ये अकाउंट खोलेगा ना, डीमैट मैंने बताया ना, ग्रो है, जीरोधा है, अलग अलग ब्रोकर ऐप से आप कोई भी इसे अकाउंट खोलेगा ना, तो उसमें आपको आपका बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है, समझा? उससे क्या होता है, कंपनी अब चेक वेक नहीं भेजता आपके घर पे, कंपनी क्या करता है मालूम है, सीधा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, एनईएफटी आरटीजीएस इससे आपको ट्रांसफर कर देता है, समझा? अरे समझा ना? पहले के जमाने में चेक चुक भेजा जाता था, अब का जमाना में चेक चक भेजा नहीं जाता, अब सीधा बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, बैंकर, ये आज की तारीख में यूज होता है, समझा? पर लॉ में क्या लिखा हुआ है? लॉ लिखा हुआ है डिविडेंड किसको दिया जाएगा? नंबर 1 रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, नंबर 2 ऑर्डर, अगर उसने किसी को दिया कि मेरे को मत दो, मेरे पिताजी को दे दो, मेरे माताजी को दे दो, मेरी बहन को दे दो, किसी को भी, तो उसके ऑर्डर पे चला जाएगा। या तीसरा नंबर जो आजकल हर जगह बड़े कंपनीज में यूज होता है, टू हिज बैंक, मतलब बैंक का डिटेल दो, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर देगा। बेस्ट है ना, बेस्ट सिस्टम है, और बैंक को चेंज भी फटाफट होता है, तो बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। ओहो हो, और एक बात लाइन लिखा हुआ है, डिविडेंड, नो डिविडेंड शैल बी पेड एक्सेप्ट इन कैश। ये सॉरी, एंड शैल नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश। इसका मतलब क्या है बताओ? अभी तो भैया आप बोला कि बैंक में पैसा ट्रांसफर, अभी बोलते कैश देने का बात आ गई, इसका मतलब क्या? डिविडेंड शुड नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश, मतलब क्या है? बोलना, अंबानी जी 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड है, 500 का गड्डी लेकर के खड़ा है मीटिंग के अंदर, एक एक आदमी जा रहा है, ओ हो हर्षित, तो 1000 रुपया है क्या? 500 का गड्डी से निकाल के दिया, कैश में देना है पैसा, चल निकल। किसी का 1100 रुपया आया, तो 500 का लिफाफा से 500 का गड्डी से 2 नोट निकाला, 100 का गड्डी से 1 नोट निकाला, उसको दिया, ऐसा करेगा क्या? बोलना, कितना अजीब लगेगा ना, अंबानी जी खड़ा है, पूजा 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 में तो समझ में आते 500-500 पंडित को दे रहे, शेयर होल्डर भी जा रहे हैं यूं करके बत्ता में लगा के जा रहे, उसमें ऐसा नहीं, बैंक में दे सकते हैं। ये बात यहाँ पर नीचे इन्होंने क्लैरिफाई भी किया, डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट, चेक और वारंट एक ही चीज होता है, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मैंने अभी बोला ना आरटीजीएस एनईएफटी कर सकता है, टू शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि कैश का मतलब ये मत समझना कि नगद रोकड़ा ही देगा, लिफाफा ले लेकर के खड़ा रहेगा सबको और थूक लगा लगा के दे रहा है उसमें, ऐसा मत समझना, ठीक है। कैश का मतलब चेक भी दे सकता है। तो सर ये क्यों लिखा फिर ऊपर लाइन में, क्या मजाक है? बोले कि बेटा ये मत करना कि डिविडेंड को काइंड में दे रहे हैं। पता चला कंपनी 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब अंबानी जी क्या किया, अंकल चिप्स का पूरा कार्टून लेकर के आ गया, समझा? अब हर्षित गया, हर्षित के पास 5 शेयर था, 5 पैकेट अंकल चिप्स का फाड़ के दे दिया, ले 50 रुपए का डिविडेंड तेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कर, इन काइंड, कैश का मतलब डिविडेंड शैल नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश, इसका मतलब होता है काइंड में आप नहीं दे सकता, समझ में आया? काइंड कुछ भी हो सकता है, कोई कूपन है, कोई वाउचर, इस तरह का कोई भी चीज आप नहीं दे सकता इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, वो पैसे में ही जाएगा। हाँ, वो पैसा नगद भी जा सकता है, नगद कोई देता नहीं है, वो पैसा चेक में भी जा सकता है, पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकता है, पर पैसा ही देना
पड़ेगा, काइंड में आप पेमेंट नहीं कर सकता। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अच्छा। अब तीसरा बात इसमें लिखा हुआ है, अच्छा गजनी इफेक्ट नहीं आ रहा ना अभी तक? पक्का? पक्का आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स क्लास भी था आपको, देखो मेरा, मैंने आपको बताया करीब करीब 2 घंटे का ड्यूरेशन लेगा। अभी तो इनिशियल डेज में मैं थोड़ा कम भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा मेंटली ट्रेन होना पड़ेगा कि 2 घंटे के आसपास का सेशन रहेगा। थोड़ा मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, इसलिए बीच बीच में मैं इधर उधर की दाई बाई की भी बातें करता रहता हूँ। तो मनोरंजन करना बहुत जरूरी है बच्चों का आजकल, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है, बच्चे लोग इधर उधर चला जाता है दिमाग से। ठीक है ना? अभी रैप अप करना? हाँ ठीक। तो अभी क्लास एंड करना है कि एक बार हाँ पॉज करके आ जाओ। तो ऑनलाइन पे जो अटेंड करे बेटा, हम यहाँ पर थोड़ा पूजा चल रहा है तो हम 10 मिनट में आते हैं, रिज्यूम करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है बेटा? थोड़ा ये सेक्शन थोड़ा सा बता भाई, खत्म करा के भेज देता हूँ ना। थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक आप लोग ले लो, हम भी यहाँ पूजा कर लेते हैं सेंटर पे। मैं आपको वेलकम, वापस रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने आपको कल जब कराया था तो इसका जर्नल एंट्री बताया था। मैंने आपको बताया ना, इंटरव्यूअर ने पूछा बच्चे से कि भाई डिविडेंड का क्या एंट्री होता है। वो सोचा कि आइस ब्रेक होगा उनके और बच्चे के बीच में, बच्चा तो पूरा और दम गया बेचारा, बीच गया उसी में। तो डिविडेंड का एंट्री कल क्या बताया था बोलो? अरे अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पीएनएल डेबिट टू बैंक। हालांकि मैंने कल आपको बताया 3 स्टेज में होता है। पहला प्रपोज, तो प्रपोज जब करता है तब कंटिजेंट लायबिलिटी नो एंट्री। सेकंड जब डिक्लेयर करता है इधर आके एजीएम में, तो डिविडेंड पेबल वो लायबिलिटी बन जाता है, तो पीएल डेबिट टू डिविडेंड पेबल। और पे जब करता है तो डिविडेंड पेबल टू बैंक। तो अगर मैं क्लब कर दूं एंट्री को तो पीएल डेबिट टू बैंक होता है ना। यानी कि लॉ मेकर क्या बोला, अगर आपने पीएल डेबिट किया है डिविडेंड के हिसाब से, तो आप उसको क्रेडिट किससे करेगा? बैंक से करेगा। समझ में? अभी दिक्कत क्या है, ये एक प्रोवाइजो डाला, वो ऐसे बेकार का टाइप का प्रोवाइजो, इतना कोई उसका तुक नहीं है। तुक नहीं है, तुक नहीं मतलब कोई इतना नहीं भी डालता तो भी इम्प्लाइड ही होता। ठीक है, ये हो नहीं हो दुनिया में बेइज्जती कराने के लिए है। ठीक है ना? मैंने एक मीम पढ़ा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा जिस दिन आप, उस मीम में लिखा होता है, जिस दिन आपको लगे कि आप दुनिया का सबसे यूजलेस आदमी है, खली के बॉडीगार्ड के बारे में सोचना। उसके उससे बेचारे का यूजलेस जॉब तो और कहीं है भी नहीं। और मेरे को बड़ा खराब लगता है उनके लिए। आपने कभी उनका देखा जो ट्रेंड बीच में चला था? हाँ, उनको उनको बॉडीगार्ड का क्या जरूरत है, वही तो बोल रहे थे। तो उनका वो ट्रेंड देखा बेचारा का, वो कुछ भी करे अभी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी, उनका कमेंट सेक्शन देखना चाहिए। ओ गॉड, मतलब क्या अर्न स्टंट का भी देखना। वो एक बाइक चला रहे थे तो कमेंट उसमें आप देखें, सर पाद मार के बाइक को रॉकेट बना दो। और अनसन मतलब कमेंट करते अनसन। ठीक है, क्या क्या लिखता है उसके कमेंट के अंदर, सर पाकिस्तान के ऊपर सुसु कर दो। अलग ही चलता है, कुछ भी कमेंट करेगा। तो वो कुछ भी करे तो उनका कमेंट ऐसा ही उल्टा पुल्टा अनसन कमेंट आता है। ठीक है, सर आपका कमीज दे दो, टेंट लगाना है। इस तरह के कमेंट वो करते रहते। खैर वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि ये प्रोविजो जो है ये यूजलेस टाइप का है, हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक शब्द खतरनाक सा यूज कर दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का क्या मतलब होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व का मतलब होता है आप पीएल को डेबिट कर, आप पीएल को डेबिट कर रहे हो। तो जनरली डिविडेंड के लिए हम क्या करते हैं, पीएल को जब हमने डेबिट किया तो क्रेडिट एंट्री क्या आना चाहिए? बैंक आना चाहिए। यही तो लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट इन कैश, यही तो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ बैंक या कैश आना चाहिए, यही तो लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप पीएल को डेबिट कर दो और अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, आप लोग बोनस वाला अकाउंटिंग कर लिया क्या, अकाउंटिंग फॉर बोनस अकाउंट्स? और कभी बचपन में पढ़ा बोनस का अकाउंटिंग कैसे होता है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा बोनस का अकाउंटिंग, हालांकि आपके अकाउंट्स में आएगा। बोनस शेयर अगर रहते हैं, बोनस शेयर क्या होता है ये सुना है ना? बोनस शेयर सुना है ना? 12th में, 11 12th में सुना है कहीं ये शेयर टर्म? बोनस शेयर मतलब क्या होता है, अगर आपके पास मान लो 10 शेयर है
और कंपनी ने बोला हम 1:1 का बोनस दे रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन पे सब लोग है कि नहीं, मैं एक बार कंफर्म कर ले, थम्स अप दे दो तो भाई, पता चला कोई घूमने चला गया, वो घूम ही रहा है इधर उधर। हर्ष एंड वान्या। हाँ भैया। हाँ भैया है, हाँ चलो भैया। बच्चों को आप लोग बेटा थम्स अप भी दे सकते हैं, नीचे वो थम्स अप करने का एक ऑप्शन है, आप देखना, तो उसमें भी आपको माइक माइक ऑन करने का वो नहीं, बीड़ा नहीं उठाना पड़ेगा। तो 1:1 बोनस, 1:1 बोनस। अगर 1:1 बोनस दिया इसका मतलब 10 शेयर नॉर्मल है, तो आपको 10 शेयर कंपनी एक्स्ट्रा फ्री का देगा, 10 शेयर एक्स्ट्रा कंपनी क्या देगा, फ्री का देगा। तो बोनस बोल के देता है, ठीक है। तो बोनस कैसे दिया जाता है, बोनस का एंट्री क्या होता है, तो सिंपल होता है, पीएल को आप डेबिट करता है और इक्विटी कैपिटल को आप क्रेडिट करता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करता है, मोटा मोटा क्लब एंट्री यही होता है, समझ में आया। तो इससे आपका बोनस मान लो पहले 1 लाख, इक्विटी कैपिटल 1 लाख था, अब 1:1 का बोनस दिया मतलब 1 लाख और आप दे रहे हो, तो पीएल डेबिट टू 1 लाख हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल 1 लाख, तो इसका मतलब मैंने 1 लाख का और बोनस दे दिया, समझ में आया मेरा बात। तो 1:1 का, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक होता है बोनस कॉल, इसका नाम सुना है आपने, बोनस कॉल क्या होता है, नहीं सुना। नॉमिनल वैल्यू अगर 10 रुपया है, ठीक है, पेड अप 8 रुपए, तो कंपनी कई बार क्या करती है, 2 रुपए का कॉल मेरे को मंगवाना है ना आप लोग से, शेयर होल्डर से 2 रुपया का कॉल मंगवाना है, तो अगर कॉल मंगवाता हूं तो क्या एंट्री होता है, बैंक डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 2 रुपया, यही होता है ना। मैं कॉल मंगवाने की जगह बोलता हूं कि मैं ना इस कॉल को बोनस कॉल दे दूंगा, बोनस कॉल दे दूंगा मतलब आपको देने का जरूरत नहीं है, मैं अपने तरफ से ये कॉल को दे दूंगा, अपने तरफ से ये कॉल को क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पीएल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया, इससे क्या होता है आपका शेयर फुल्ली पेड अप बन जाता है, और 2 रुपया आपको जो मैं मंगवा रहा था वो मैं आपसे नहीं मंगवा रहा, यानी मैंने आपको तो एक तरह से गिफ्ट दे दिया वो 2 रुपया, तो आपको 2 रुपया देना था वो बच गया ना आपका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोनस कॉल। बात समझ में आ रहा है, दोनों में आप देखो पीएल डेबिट हो रहा है, देख रहे हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड के केस में पीएल अगर डेबिट हो रहा है तो नीचे क्या आना चाहिए, बैंक या कैश, वही तो ऊपर वाला सेक्शन में लिखा, नीचे इन्होंने लिखा अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करते हो, यानी कि पीएल को डेबिट करते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए या बोनस कॉल देने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, nothing contained in this subsection shall deem to prohibit capitalization of profit for purpose of issuing fully paid up bonus share or paying up any amount being unpaid on shares held by the members, any amount unpaid on shares held by the members, यानी कि जो भी अनपेड अमाउंट है ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, वो अमाउंट को पे अप करने, इसको हम कॉर्पोरेट भाषा में क्या बोलते हैं, बोनस कॉल बोलते हैं। तो बोनस शेयर और बोनस कॉल देने के लिए आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी पीएल को डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा कि कंपनी ने अगर 73 और 74 नंबर सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। सर 73 74 क्या है, मैंने आपको यहाँ लिखवाया भी, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। 73 और 74 सेक्शन का अगर आपने कंप्लायंस में गोल किया है तो आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका 73 और 74 किसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। कंपनीज को, एक चैप्टर है आपका कंपनीज एक्ट के अंदर, चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। आज आपको एफडी कराना है तो आप किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। क्या आपको मालूम है हमारा देश का कंपनीज को भी एफडी लेना अलाउड होता है, बाकी का रिलायंस भी चाहे तो अपना एफडी ले सकता है, रिलायंस आज निकाल सकता है अपना नाम का एफडी, अलाउड होता है, चैप्टर 5 बना हुआ, लेकिन उसमें कुछ नियम का आपको पालन करना पड़ता है। जैसे एफडी होता है ना, पैसा आपसे लेगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ब्याज देगा और एफडी के जैसा उसका सारा काम होगा, इसको बोलते हैं डिपॉजिट्स। एफडी नहीं बोलते, नाम है इसका क्या, डिपॉजिट, पर इसका नेचर कैसा होता है, फिक्स डिपॉजिट के जैसा होता है, समझ में आया। एफडी में क्या होता है, आप कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 5 साल के लिए पैसा जमा कराता है और 1 साल 2 साल बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाता है, यही तो होता है एफडी में। वैसे ही कॉर्पोरेट्स कर सकता है। अब कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ कॉर्पोरेट्स सिर्फ और सिर्फ अपना मेंबर से ही एफडी ले सकते हैं, जैसे सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा कंपनी है ना, हमारा कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर होल्डर से, मेंबर से ही एफडी टाइप का डिपॉजिट
ले सकता है। और कुछ बड़ा बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस है, पब्लिक कंपनी, बड़ा बड़ा पब्लिक कंपनी ना, रिलायंस है, ये लोग पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते, पर बहुत सा कंडीशन होता है उसमें, इसलिए कोई करता नहीं है जनरली। ठीक है, अगर मेरी कंपनी ने शेयर होल्डर्स से डिपॉजिट लिया या मेंबर से क्या लिया है, डिपॉजिट, सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने आज अपने मेंबर से एफडी ले लिया, सारे मेंबर से, और वो एफडी का पेमेंट पे मैं डिफॉल्ट करना हूं, तो बोला कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियस सा बात है ना भाई, पहले डिपॉजिट तो वापस घुमा के दो उसको, उस पे ब्याज तो वापस दो, फिर डिविडेंड का बात करना। समझ में आया? तो 73 इज अबाउट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। ये डिपॉजिट कैसा होता है, एफडी टाइप का होता है। सर चैप्टर सेक्शन 73 सिलेबस में क्या है, चैप्टर 5 में पढ़ेगा हम लोग। समझ में आया? और 74 क्या बोला, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो ये जब ट्रांजिशन सेक्शन बना था ना, तब ये 74 आया। आज की तारीख में इसका रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल ये समझो कि अगर मेरी कंपनी ने मेंबर से डिपॉजिट ले रखा है और उसमें डिफॉल्ट किया है उसके पेमेंट में या ब्याज पे, मान लो मैंने कंपनी ने 1 साल का एफडी लिया आपसे, 1 साल के बाद ना मैंने एफडी रिपे किया ना उस पर ब्याज दिया, तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। सिंपल सा बात है ना। लॉ मेकर बोलता है पहले उसको ठीक तो करो, पहले उसको ठीक करो, जब तक डिफॉल्ट चल रहा है आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे, पहले उसको ठीक करो, उसके बाद डिविडेंड पार्ट। लॉजिकल भी है ना, लॉजिकल भी है कि नहीं। कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 73-74 मैंने बता दिया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का बात है फ्रॉम मेंबर। सो लॉन्ग एज द फेलियर कंटिन्यू, मतलब जब तक तुम्हारा डिफॉल्ट चल रहा है तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। एकदम लॉजिकल है कि नहीं, पहले मेंबर से एफडी का जो पैसा लिया है वो वापस करो, उस पर ब्याज वापस करो, फिर तुम डिविडेंड देने का बात करना। लॉजिकल है कि नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। उनका पैसा पहले वापस करो जो बनता है, डिविडेंड तो बाद में देने से भी चलेगा ना, इसीलिए बोला कि ये प्रोहिबिटेड। एक बार बताओ, यहां तक एकदम ठीक है, 123 पक्का, कोई दिक्कत? श्योर। और एक बार देखते हैं एग्जाम में सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है। नवंबर 2018 में कैसा सवाल पूछा गया था, YZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऊपर करो, ऊपर करने से आंसर दिख जाएगा। चलो कोई तो चेयर सेट कर दो, ठीक है। YZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड हैज प्रपोज्ड द डिविडेंड ऑफ 10%। मतलब कौन सा स्टेज का बात हो रहा है यहाँ पे, स्टेज नंबर 1 फॉर द ईयर 2017-18 आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। तो सोर्स में से दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 910 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर 17-18। 17-18 फाइनेंशियल ईयर में 910 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया और 10% डिविडेंड दे रहे। YZ Limited does not intend to transfer any amount to general reserves of the company out of the current year profit। इसका मतलब क्या हुआ, YZ बोल रहे हैं हमको गुल्लक में कोई पैसा नहीं डालना है। Is YZ allowed to do so? लुल्ली टाइप का क्वेश्चन है। यस, पहले के जमाने में ऐसा अलाउड नहीं होता था, आज के तारीख में अलाउड है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू ट्रांसफर अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, देयरफॉर YZ लिमिटेड ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर्स कुछ कुछ मैं लिखवाऊंगा भी, पर ये सब बहुत लुल्ली टाइप का क्वेश्चन है, तो एकदम देख के समझ में आ रहा है ना, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है इसको। अगर किसी को चाहिए तो मैं अलग से लिखवा दूंगा, वैसे मतलब अभी रेगुलर क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी आंसर में दिक्कत आ रहा हो अभी भी और आगे भी हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा हो, मैं अलग से क्लास लेके आपको लिखवा दूंगा, फोन पे डिस्कस करके लिखवा दूंगा। क्लास में हम लिमिटेड करेंगे जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अरे ये सब लुल्ली टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी कॉपी में नोट्स लिखाया हुआ है, उसको वापस बार बार लिखा के टाइम वेस्ट करने वाला बात है। तो जो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा भी ढंग का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, वो हम बहुत अच्छे से सॉल्व करवाएगा। पर ये लुल्ली टाइप का क्वेश्चन है, लॉ में जो लिखा हुआ है एज इट इज घुमा के पूछ लिया, उसको मैं नहीं लिखाऊंगा, वो टाइम वेस्टेज है, ठीक है। आपको चाहिए मैं अलग से लिखवा दूंगा रेगुलर क्लास में, ठीक है ना। पेट लिमिटेड इनकर्ड इन लॉसेस, अच्छा ये तो मैंने किया नहीं, डिविडेंड का क्वेश्चन, इंटरिम डिविडेंड का, ठीक है। नेक्स्ट फॉर करेंट ईयर, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। फॉर करेंट ईयर अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोजेस टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन एट द रेट ऑफ 12%। 10% अपना प्रॉफिट में से गुल्लक में डालना चाहता है, क्या 10% डाल सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी अमाउंट डाल सकता है अपना मन से, 0 चाहो तो 0, 10 चाहो तो 10, 20 चाहो तो 20, 50 चाहो तो 50, कोई दिक्कत नहीं है। इज फ्री टू ट्रांसफर, ये लिखा हुआ है ना, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इट मे डीम फिट। और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़।
It proposed a dividend of 8.75. However, it does not intend to transfer any amount out of the reserves out of the profit earned. गुल्लक में पैसा नहीं डालना चाहता, मत डालो ना भाई, बार बार क्या दिमाग का दही कर रहे हो। हाँ ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड, सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड का एक डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने 12% डिविडेंड को प्रपोज किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। द सेम वाज अप्रूव्ड एट एजीएम, ये सेकंड स्टेज में भी हो गया, ठीक है, हेल्ड ऑन 25 जून 2019, ठीक है। मिस्टर नितिन झा वाज होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड जब हुआ, मैं अगर फोटो बनाऊं, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मैं हमेशा पहले भी बोला, फोटो बना लेना चाहिए, सो दैट हमको ना डेटा एनालाइज करने में इजी हो। थोड़ा सा फोटो बना लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल ईयर कौन सा का बात हो रहा है, 1 अप्रैल 18 से लेके 31/3, अरे यार 31/3/19 का। ओहो, थोड़ा सा इधर करते हैं क्योंकि बात का भी बात आएगी इसमें, 31/3/19, ठीक है। The same was approved on the general meeting held on 25 जून, तो 25 जून 2019 को एजीएम हुआ और एजीएम में डिक्लेयर हो गया डिविडेंड, बढ़िया बात है। मिस्टर नितिन झा वाज होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च, तो यहाँ पर कोई मिस्टर एनजे हैं नितिन झा जिनके पास 1000 इक्विटी शेयर था, ठीक है। बट सेम वे ट्रांसफर टू हिम टू मिस्टर राज whose name was registered on 20 अप्रैल। ओ गॉड, बोला 20 अप्रैल को कंपनी के बही खाते में किसका नाम आ गया था, मिस्टर राज का। इन्होंने शेयर बेच दिया और मिस्टर राज का नाम बही खाते में आ गया था। किसको ये डिविडेंड मिलेगा, जो जून में डिक्लेयर किया गया था डिविडेंड, वो डिविडेंड किसको मिलेगा, राज को कि एनजे को? क्यों? क्योंकि लॉ लिखा हुआ है डिविडेंड शैल बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। हालांकि आपको मैं बोलता हूं कि एग्जाम में ऐसा सवाल आया ना तो पूरा लॉ लिख के आओ, लॉ में काट मतलब कमी मत करो। ऑल्दो तुमको सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, लेकिन लॉ को क्या लिख के आएगा, पूरा लिख के आएगा। तो डिविडेंड शैल बी पेड टू नंबर 1 रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और ऑर्डर और हिज बैंक, पूरा लिख के आया ना। अभी तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है 20 अप्रैल 2019 को, अब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन बन गया है, मिस्टर राज। तो अगर हमारा लॉ जो बोलता है इस पर सेक्शन 123 किसको डिविडेंड जाना चाहिए, सब सेक्शन छोड़ो, 123 के हिसाब से डिविडेंड किसको जाना चाहिए, मिस्टर राज। ये बस क्वेश्चन है इसमें। और ये भी एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, देखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड देना चाहते हैं 20% पे इक्विटी शेयर होल्डर को, डिस्पाइट द फैक्ट that company has defaulted in repayment of public deposit except before commencement of the act। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है तो आप जो है डिविडेंड नहीं दिखा सकता। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट वैलिड, ठीक है। आपको मैंने ये बताया एज पर 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इट इज नॉट अलाउड टू डिक्लेयर डिविडेंड। समझ में आया ना मेरा बात? अब एक बार नोट से आपको पूरा पढ़ा देता है। ये वाला मेन सेक्शन डिविडेंड का यही है जिससे आपको सवाल भी आता है और कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट से लोडेड यही वाला सेक्शन था। एक बार आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स इन एजीएम बाय पासिंग ओवर, समझ आता है ये। इट इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, अभी नहीं आएगा आपको, ये चैप्टर 7 जब करेंगे तब समझ आएगा। जिन्होंने चैप्टर 7 किया उनको ये समझ में आ गया होगा। अड्डा, जिन्होंने चैप्टर 7 के अड्डा बताया था ना, ADDA, अड्डा में ए क्या था, अकाउंट्स, अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन होता है। डी क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डी क्या था, डायरेक्टर, और वर्ड क्या यूज करते थे डायरेक्टर के साथ, रिटायरिंग डायरेक्टर्स, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। और ए से क्या था, ए से क्या था, ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमेशा एजीएम में होता है। अड्डा याद आ गया, ऑर्डिनरी। बाकी ये जो है, जो लोग चैप्टर 7 अभी नहीं पढ़ा, चैप्टर 7 में करेगा, अड्डा में आता है तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि जो रेट है वो रेट होगा रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। कंपनीज एक्ट के अंदर आपका शेड्यूल बना हुआ है, लॉ खत्म हुआ तो शेड्यूल बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बना हुआ है। तो शेड्यूल 1 है ना, MOA और AOA का डमी फॉर्मेट बताता है। डमी फॉर्मेट मतलब एक सैंपल फॉर्मेट देता है। अरे नहीं होता था कि बचपन में इंग्लिश का हर लेटर का, हर चीज का एक सैंपल फॉर्मेट दिया हुआ रहता था, याद आ रहा है आपको? तो वैसे एक सैंपल बनाता है आपका। मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, आर्टिकल कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको वो मानना
पड़ेगा। आप चाहे तो मान भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो हमारा ऐसा टेबल एफ है, शेयर कैपिटल वाला जो कंपनी है ना, शेयर कैपिटल जिनका है, वो कंपनी के अंदर एओए कैसा होगा, ये बात दिखता है टेबल एफ। आप लोग बचपन में कई बार पढ़ा भी था ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इतना परसेंट होता है। 12th में पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इतना होता है। ये सब कहाँ लिखा हुआ होता है? टेबल एफ में लिखा हुआ होता है, समझा। तो एग्जाम में हम लोग को जनरली क्या है कि कोई कंपनी स्पेसिफिक तो पूछता नहीं ना, कंपनी लॉ से रिलेटेड चीज पूछता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? हमको रिलायंस का एओए में क्या है ये कभी नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है मेरा बात? मेरा को कंपनीज एक्ट से रिलेटेड लॉ पूछता है, समझा। तो कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग टेबल को पढ़ के जाना होता है, टेबल ABCDEF ऐसा करके, उसके अंदर जो कानून लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत हमको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला बात कहाँ लिखा हुआ है? एक 80 नंबर रेगुलेशन में लिखा हुआ है, टेबल एफ। ये बात आपको अभी पूरा समझ नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, चैप्टर 2 में पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया ना? ये जो आप लोग बचपन में पढ़ता था, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इतना परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इतना परसेंटेज होता है, ये सब टेबल एफ वाला रिकमेंडेशन था। तो आप लोग तो तब ये नहीं सोचता था ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आया मेरा बात? वैसे ये भी टेबल एफ बोलता है ऐसा बात, हम लोग को टेबल एफ पढ़ के जाना है, ये भी लॉ का पार्ट है, आप इतना समझ लो। और कौन सा टेबल एफ का 80 नंबर रेगुलेशन ये बोलते हैं कि रेट कितना हो सकता है, उतना जितना बोर्ड डिक्लेयर करते हैं या उससे कम कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया? इससे ज्यादा हम लोग टेबल एफ के बारे में पढ़ेंगे कब? चैप्टर 2 में। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद मैंने कहा सोर्स ऑफ डिविडेंड, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, profit of that financial year, profit of previous financial year, or out of both, or money provided by central government or state government in pursuance of guarantee given by it. क्या सेट ऑफ करना जरूरी है? क्या क्या चीज सेट ऑफ करना जरूरी है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले? नंबर 1 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, नंबर 2 ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एज वेल एज करंट ईयर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा शेड्यूल में दिया हुआ है? शेड्यूल 2। डिविडेंड किससे डिक्लेयर किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? डिविडेंड कैन बी ओनली डिक्लेयर्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब क्या होता है? नहीं, इंग्लिश में बताना है ना तुम लोग। P&L डेबिट तो समझाने के लिए बोले हैं, लॉ का लैंग्वेज। वो रिजर्व्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड other than number 1 unrealized gain, number 2 notional gain, number 3 revaluation of asset, number 4 हाँ ये भी नंबर 4 पे थोड़ा सा बात करना था, सुनो। any change in carrying amount of asset or liability at measurement of asset or liability at fair value। ये क्या बोल दिया, भारी बात बोल दी, सुनो। ये इंडेस का लैंग्वेज है। इंडेस क्या करता है? हर चीज हम लोग अकाउंट्स में सुना होगा, आप लोग पता नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये शब्द सुना है आप लोग? कितना लोग सुना ये ट्रू एंड फेयर? अरे और दूसरा मैं नहीं बोला, आप लोग नहीं सुना। आपको अगर पूछा जाएगा नहीं आपका अकाउंट्स कैसे बनना चाहिए, तो बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू से बनना चाहिए। मतलब ट्रू मतलब तो समझ में आता है, सही सही, और फेयर वैल्यूएशन मतलब होता है करेक्ट वैल्यू होना चाहिए। समझ में? तो पुराना जो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स था, जो आप तो अभी तक 12th में पढ़ते आ रहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने ये टीवी खरीदा, ध्यान से सुनना। पुराना जमाना का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे को क्या बोलता था, या तो मैं इसको कॉस्ट मेथड पे बर्स करता हूँ, मतलब कॉस्ट मेथड मतलब मैंने 1 लाख पे खरीदा और मैं हर साल इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहा हूँ। अभी तक तो यही करता था ना आप लोग, अरे पीपी में यही करता था ना हम लोग, कि हर साल इसको खरीद लिया और फिर डिप्रिशिएट करते जाओ। एक ये होता है आपका कॉस्ट मॉडल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यूएशन मॉडल भी एक आ गया है। इंडियस तो हम बोला ना नया जमाना का अकाउंटिंग आ गया। इंडियस बोला क्या हर साल डेप्रिशिएट फेप्रिशिएट करता है, छोड़ो ना। इंडियस बोला कि हर साल इसको रीवैल्यू करो। समझा? थॉट का चेंजेस है, ठीक है। इंडियस के अंदर मैं आपको बताऊं, इंडियस जहां से अडॉप्ट किया है, तो अपना तारीफ भी करता रहना चाहिए बीच में, मैं अपना तारीफ कर देता हूँ। इंडियस जहां से अडॉप्ट किया है, इंडियस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसके अंदर मैंने यूके से डिप्लोमा लिया हुआ फ्रॉम ACCA, जो वहां का CA इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। वहां से मैंने IFRS में डिप्लोमा लिया हुआ यूके के ACCA से। समझा? विलायती आदमी हम, समझा? विलायती डिग्री में मेरे पास, समझ में आया ना? ठीक है। अब उसी को इन्होंने इंडियस में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा है, नॉलेज के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा है, और कॉर्पोरेट जॉब में ना बहुत अच्छा आज का रिक्वायरमेंट है ये। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, सोच का फर्क है, ठीक है। पहले के सोच में क्या बोलता था, सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको चलो, समझ में? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको चलो।
हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलाओ मतलब कॉस्ट जो खरीदा डिप्रिशिएट करते जाओ हर साल और वैल्यू करते जाओ। अब बोलते हैं क्या डिप्रिशिएट, बोला आप इसको हर साल फेयर वैल्यू करो। फेयर वैल्यू मतलब आज के तारीख में इसका मार्केट में क्या भाव चल रहा है, या आज के तारीख में इसको बेचने जाएगा तो आपका कितना में बिकेगा, उस पे वैल्यू करो। आपको सोच बदलने का एक मौका दिया, समझ में आया? ऐसा आप हर एसेट के साथ करो। आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो कॉस्ट पे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो फेयर वैल्यूएशन पे भी कर सकते हैं। हर साल आप एसेस करो मार्केट में आज इस एसेट को बेचने जाएगा तो कितना में बिकेगा, जितना में बिकेगा बुक्स में उतना में ही एंट्री आप पास करो। समझ में? अब मैंने एक लैंड खरीदा, 5 करोड़ रुपए का लैंड आज खरीदा मैंने। अगले साल जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, मेरा इंडियस क्या बोलता है, आप चाहे तो इसको उस वैल्यू पे लिखा सकते हैं जिसमें आज बिकेगा, तो लैंड का वैल्यू तो बढ़ता जाता है हमेशा। तो मैंने देखा कि अगले साल इसको बेचने जाऊंगा तो 6.5 करोड़ में बिकेगा। समझ में आया? तो मैं 1.5 करोड़ से इसको क्या कर दूंगा, डीवैल्यू कर दूंगा। समझ में आया? तो ये दो वैल्यूएशन का मॉडल दे दिया इंडेस। एक हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एक हो गया फेयर वैल्यूएशन मॉडल। लगता है नाश्ता आ गया आप लोग का ध्यान में। बेटा दो विचारधाराएं हैं, ठीक है। आपको बोलता है कि आप अपना बैलेंस शीट या तो पुराना कॉस्ट के हिसाब से बनाओ, या वो बोलता है कि आज आप बैलेंस शीट अपना इस तरह से वैल्यू करो कि आज कंपनी पूरा बेचने चला जाएगा तो आपका एसेट कितना में बिकेगा, तो वो आपका करेक्ट वैल्यू हुआ ना। ये नया विचारधारा है। मैंने बोला ना इंडेस नया मॉडर्न तरीके का जमाना का अकाउंटिंग है। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो 11-12 तक पढ़ते आ रहा था ना, वो कई सारा कंसेप्ट को चैलेंज करता है ये, क्योंकि नया जमाना का अकाउंटिंग। तो ये कहता है आप चाहो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आप कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके हर साल वैल्यू दिखाओ। आप चाहो तो ये भी काम कर सकते हैं कि हर साल आप फेयर वैल्यू मेथड लगा लो। हर साल आपका एसेट, हर एक एसेट को आप चूज करो और आप देखो आज इसको बेचने जाएगा तो कितना में बिकेगा, उसका वैल्यू बैलेंस शीट में डालो, उससे आपका बैलेंस शीट का करेक्टली वैल्यू होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक विचारधारा है। समझ में आया? तो मान लो मैंने एक लैंड खरीदा, तो मैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट में तो लैंड को अगर पिछले साल 10 लाख दिखाया, इस साल भी 10 लाख ही दिखाऊंगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। लैंड में तो डिप्रिसिएशन लगता भी नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे अगर मैं आऊंगा ना, तो 10 लाख अगर पिछले साल था, इस ईयर मैं रीवैल्यू करूंगा, इस ईयर मेरा रीवैल्यूएशन 12 लाख हो गया, तो मैं इसको 12 लाख पे शो करूंगा। और ऐसा एक नहीं, सारे एसेट के साथ ये काम करूंगा। समझ में आया? तो इसको मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यूएशन मॉडल। एक हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और एक हो गया फेयर वैल्यूएशन मॉडल। तो अगर यहां पर क्या बोला है, अगर आपका एसेट या लाइबिलिटी आप दो, अगर आप फेयर वैल्यूएशन मॉडल चूज किया है, उसके वजह से आपका एसेट लाइबिलिटी में हर साल कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में आ रहा हुआ अमाउंट चेंज होते जा रहा है, क्योंकि आपने फेयर वैल्यूएशन मेथड को चूज किया है। उसमें से कोई भी चेंज आया, गेन आया, उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से इंडिया, ये तो इस तरह से एक तरह से डिवैल्यूएशन नहीं हो गया ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हो गया, इससे कोई पैसा भी नहीं आता। समझ में आया मेरा बात? अनरियलाइज्ड गेन ही होगी ना एक तरह से। पर ये लैंग्वेज क्यों है, ये लैंग्वेज इंडियस से प्रेरित है। मैंने बोला ना इंडियस आपको दो मॉडल देता है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होता है फेयर वैल्यूएशन मॉडल। नया जमाना का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता है, इंडियस आप जब पढ़ेगा ना, बहुत अच्छा मजेदार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। हर एक चीज को आपको चैलेंज करता है जो आप पुराना सोचता। अभी आपको मैं कहता हूं कि भाई मैंने नमन को एक सेल किया, या मैंने चैतन्य को एक सेल किया 1,10,000 रुपए का, लेकिन चैतन्य ने मेरे को कहा है 1,10,000 मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा। आज के तारीख में हम क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स करते हैं, 1,10,000 ये करते हैं। इंडेक्स क्या बोलता है मालूम है, ऐसा मत करो। अब 1 साल का ब्याज भी तो उसमें जुड़ रहा है ना आपका। अरे इन्फ्लेशन के कारण टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो एडजस्ट होना चाहिए ना। तो बोलते हैं आज आप उसको डिस्काउंट करो प्रेजेंट वैल्यू पे। तो मान लो आपने कहा कि मेरा 10% है ब्याज का दर, ठीक है, तो मैं आज इसको 1,10,000 का सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा इंडेस में। इंडेस में मैं इसे 1 लाख का सेल ही रिकॉर्ड करूंगा, और 10,000 मेरा इंटरेस्ट इनकम होगा जो मैं ईयर एंड के बाद चार्ज करूंगा। समझ में आया मेरा बात क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इंडेस का नया तरीका है, एकदम नया तरीका है चीजों को देखने का। जो अभी तक आप पढ़ते आ रहा था वो लुल्ली टाइप का अकाउंट्स था। मतलब इंडेस बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत अच्छा मॉडर्न अकाउंटिंग है। हर चीज के अंदर वो टाइम वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करता है, हर चीज में वो इन्फ्लेशन का चीज को इनकॉर्पोरेट करता है। तो अभी नहीं पढ़ना आपको, अच्छा बात ये कि बहुत डिफिकल्ट चीज, थोड़ा डिफिकल्ट है, अकाउंट्स का एक अच्छा वर्जन है तो आपको फाइनल में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना।
सीए फाइनल में पढ़ना है, तो अभी क्यों टेंशन लेना, अभी तो आप वही जो अकाउंट्स पुराना करते आ रहे वही आपका चलाएगा, कोई इंडियस का नामो निशान नहीं है सीए इंटर के अंदर, बट जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या आज का तारीख में क्या अकाउंटिंग में चल रहे चेंजेस, थोड़ा बहुत मैंने आपको इसीलिए इंडेस के बारे में बताया। खैर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? पक्का? उसके बाद मैंने कहा डिविडेंड किसको पे किया जाएगा प्यारे मेरे बच्चों? नंबर 1 रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और ऑर्डर और बैंकर। उसके बाद डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा? या तो चेक से, या डिविडेंड वारंट चेक कैश, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, कैश हो गया, चेक और वारंट एक ही चीज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे किया जाएगा। अच्छा, बोनस शेयर के लिए मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पीएल का डेबिट अलाउड है। दो और कारण के लिए पीएल का डेबिट हम अलाउ कर सकते हैं, कौन सा और कौन सा? बोनस शेयर के लिए और बोनस कॉल के लिए। तो यहाँ पर ये भी मैंने लिखवा दिया। और इसके अलावा आप दो केस के अंदर डिविडेंड दे ही नहीं सकते। कौन सा? अगर आपने डिफॉल्ट किया है क्या चीज में? डिपॉजिट्स के एक्सेप्टेंस में फ्रॉम द मेंबर, या बिफोर कमेंसमेंट आपने डिपॉजिट में कोई झोल किया है, तो फिर आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार नोट पढ़ लो, कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट पे रिकैप चाहिए तो बता दो, वरना 123 मेरा एक मेन पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। हम आज इतने रखेंगे, फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जो नोट लिखा है एक बार पढ़ो, कुछ भी छूटा नहीं है उसके अंदर, वो देख लो। और थोड़ा मेमोराइज करने के हिसाब से इसको पढ़ो, समझा? एक एक पॉइंट का कंसेप्ट मैंने जो आपको पहला दिन बोला था, एक एक चीज का लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, क्यों आया, क्या कारण था इसको आने का। कोई कॉलेज वाला का टाइमिंग हो गया लगता है। हो गया? कोई दिक्कत? भाई तू पढ़ा भी कि यूं ही हूं कर दिया? सबका हो गया पढ़ना? चलो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे आपसे बाकी बात करेंगे। थैंक यू।